अस्वस्थ भारत देशामध्ये अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांची उकल कशी करता येईल, तरुणाईसमोर आव्हानं नक्की कोणती आहेत आणि तरुण लोक आपल्या स्तरावरती सामाजिक कार्यकर्ते, चांगले नागरिक आपल्या स्तरावर काय करू शकतात याबद्दल लोकांशी संवाद करणं, तरुणाईशी संवाद करणं हा आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे। सर्व मान्यवर पाहुणे येत आहेत आणि या कार्यक्रमाला आता सुरुवात होते। आपण सर्वजण स्नेहालय संस्थेच्या स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्रामध्ये आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी जो तळमजला आहे त्या तळमजल्यावरती आता आजचा हा कार्यक्रम संपन्न होणार है। विश्व का बढ़ता हुआ तापमान को लेकर सयाने लोग पूरे विश्व में चिंता और चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पर इस संदर्भ में एक कर्तव्यशील नागरिक ने क्या करना चाहिए, इसकी मिसाल गिने चुने कर्मवीरों ने पेश की है। आप उनमें अग्रणी हैं। वर्ष 2006 में आपने अपनी बेटी खो देने के बाद एक नई पहल की। पेड़ के रूप में बहन बेटियों का लगाना तथा अपनाना, बेटी के जन्म की खुशी पेड़ लगाकर व्यक्त करना। आपकी यह पहल आज पूरे देश में एक सामाजिक आंदोलन में तब्दील हुई है। आपकी कर्मवीरता देश के युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा बनी है। आपको महाराष्ट्र का अभिवादन। शुभेच्छुक पद्मभूषण अण्णा हजारे, पद्मश्री पोपटराव पवार, पद्मश्री नीलिमा मिश्रा, डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी और एडवोकेट श्याम सावा। धन्यवाद। मैं आदरणीय पोपटराव जी पवार जी को निवेदन करूंगा कि आप श्याम जी को सम्मानित करें। मैं भूषण जी देशमुख को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच साझा कीजिए और तुलसी भाई आप भी साथ में रहिए। और डॉक्टर खानोलकर, मिस्टर खानोलकर जी हमारे दोस्त हैं, आइए आप भी ज़रा शामिल हो जाइए। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे सारे महानुभावों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की ओर से ये सम्मान किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमने श्याम जी को कभी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, कभी उन्हें पद्मश्री पुरस्कार लेते हुए दिल्ली में 2021 में देखा है, कभी उनको भारत सरकार के अलग अलग सामाजिक विषयों के संदर्भ में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में देखा है। और आज पूरे महाराष्ट्र की ओर से आदरणीय पोपटराव जी पवार जी ने उनको सम्मानित किया है और हम चाहते हैं कि हम सभी से वो संवाद करें। हमारे बीच में एडवोकेट श्याम जी आसावा और हमारे श्याम पिंपले जी पुराने कार्यकर्ता है युवा निर्माण के, ये सब लोग आए हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम ये सोचते हैं कि आज की तारीख में प्रश्न तो बहुत है, लेकिन जवाब ढूंढने वाले पोपटराव जी, श्याम जी, नीलिमा जी जैसे थोड़े लोग हैं। तो आज की उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, गाँवों को सुधारने की बात हो, और इसमें चैलेंज तो बड़े हैं, लेकिन क्या हम लोग, हम युवा अपने स्तर पर एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं, तो यह जानने की सब में बहुत उत्सुकता है, रुचि है। मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर जी को निवेदन करूंगा कि आप हमसे संवाद करें। भारत माता की, एक बार सब बोलेंगे, भारत माता की। आज इस स्नेहालय के पवित्र परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें मैं महाराष्ट्र से सीखा हूँ। 2005 में मैं गांव का सरपंच बना तो अन्ना साहब और पोपटराव जी के कामों को देखने के लिए मुझे तुलसी जी ने बुलाया था, तुलसी राम जी ने, और मुझे कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा काम हो रहा है, उसको आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए। तो मैं देखने के लिए आया और महाराष्ट्र से सीखकर मैंने भी काम किया। उसकी वजह से आप लोगों के साथ बैठकर बात करने का अवसर मिलता है। और मेरे सरपंच, देश में, पूरे देश में 2 सरपंच हैं जिनको पद्मश्री मिला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों पोपटराव जी, है ना? और मैं पोपटराव जी से सीखा हूँ, रालेगण सिद्धि से सीखा हूँ और इनको मैं गुरु कहता हूँ। तो ऐसे मेरे
गुरु पोपटराव पवार जी। फिर मैं स्नेहालय में आया और स्नेहालय के काम को देखकर आश्चर्यचकित रहा कि इस तरह की सेवा भी होती है। जो बच्चे लावारिस बच्चे हैं, ऐसे लोगों की सेवा भी स्नेहालय करता है। ये उदाहरण पूरे देश में जाना चाहिए। ऐसे गुरु गिरीश कुलकर्णी जी, तुलसी जी और श्याम जी असावा जो लगातार संपर्क में रहते हैं, मेरे गांव में भी आए, मार्गदर्शन भी करते हैं। और यहाँ के सबरंत नागरिक, युवा साथी, प्यारी बेटियों, मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र से सीखकर हम लोगों ने काम शुरू किया है। और मैं हर मंच पर कहता हूँ कि महाराष्ट्र हमारे लिए आदर्श है। चाहे वो जल संरक्षण का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कामों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र ने जो काम किया है उसको राजस्थान ने भी अपनाया है। और राजस्थान के बहुत सारे लोग, राजस्थान के वाटर हार्वेस्ट, जल संरक्षण पर काम करने वाले लोग, वाटर शेड पर काम करने वाले लोग, पंचायती राज में काम करने वाले लोग, चाहे किसान हो, किसानों का दल हो, वो महाराष्ट्र में आता था। और महाराष्ट्र से सीखकर राजस्थान में भी बहुत काम हुआ है। एक जयपुर के पास एक मिनी इजराइल तैयार हो गया है। आप कभी मिनी इजराइल सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पता लगेगा कि जयपुर के पास एक ऐसा गांव है जहां हजार मतलब 1400 वो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बने। और कैसे महाराष्ट्र पैटर्न पर खेती करते हैं। महाराष्ट्र पैटर्न को भी राजस्थान ने अपनाया है। आदिवासी क्षेत्र में जो महाराष्ट्र में काम किया वो भी राजस्थान सरकार ने मॉडल बनाकर उसको राजस्थान में लागू किया है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र ने मार्गदर्शन का काम किया है। और आज उस धरती पर मुझे वृक्षारोपण के लिए बुलाया था और कल वो बड़ा कार्यक्रम है। उसी संदर्भ में आज यहाँ स्नेहालय में मुझे आप लोगों से मिलने का और यहाँ के बच्चों से मिलने का अवसर मिला है। और ये पुनीत कार्य ऐसे संत गिरीश कुलकर्णी जी जैसे संत करते हैं। संत जरूरी नहीं कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने या परिवार को त्याग कर जंगलों में रहे, वही संत नहीं होते। संत ऐसे भी होते हैं जो समाज में रहकर समाज की सेवा करते हैं। और ये स्नेहालय एक बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। तो मैं कई बार कई मंचों पर जाता हूँ, कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, तो ये कहता हूँ कि देखो स्नेहालय से सीखना चाहिए। जैसे हिवरे बाज़ार से लोगों ने सीखा है, सरपंचों ने सीखा है। पूरे देश के सरपंच हिवरे बाज़ार सीखने के लिए आते हैं। और आज हिवरे बाज़ार को आदर्श मानकर, रालेगण सिद्धि को आदर्श मानकर, और उसके साथ साथ हमारा नाम भी जुड़ गया, पीपलांतरी भी। तो जो काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, वो अपने अपने क्षेत्र का नाम भी करेगा और खुद भी अमर होगा। मेरा ये अनुभव है। हमारे मेवाड़ी में मेवाड़ और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नाता रहा है। मेवाड़ में कहावत है कि नाम रेवेलो काम सो सुनो सयाने लोग, नाम रहेगा काम से सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्य न मुंड्यो को है। मतलब मीराबाई के कोई शिष्य नहीं था और कोई संत, कोई उनके संतान नहीं थी, फिर भी उनका नाम अमर है, क्योंकि उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि आज भी वो अमर है। तो जो व्यक्ति आज छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने इतने महान काम किए कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक मानव प्रजाति रहेगी, तब तक हम उनको याद करते रहेंगे। तो क्या वो काम करते हैं तो उन्होंने काम किया, तो ऐसा काम हम भी कर सकते हैं। उस समय तो विषम परिस्थितियां थी, कोई संसाधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कोई मशीनरी नहीं थी। उस समय भी उन्होंने इतने बड़े काम किए, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या हम भी कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में? जिससे जितना बन पड़े उतना समाज के लिए, प्रकृति के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे काम करने चाहिए कि आने वाले समय में उनको उसका लाभ मिले। और हमने तो किया है। मैंने तो मेरे गांव में, आप गूगल पर सर्च करें, पीपलांतरी एक ऐसा गांव था, पोपटराव पवार सब 2 बार मेरे गांव में आए। बहुत सारे लोग वैसे रोज आते हैं, पर वो ऐसा गांव है कि जहां पर मार्बल की सफ़ेद संगमरमर का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और जो 1000 फीट की पहाड़ियां थी ऊंची, उन पहाड़ियों को 1000 फीट नीचे उतार दिया। मतलब आप देखो 1000 फुट की पहाड़ी को काट कर 1000 फीट के खड्डे कर दिए। और इतने गहरे खड्डे हो गए जहाँ पर ब्लास्टिंग भी हुआ, जहाँ पर मशीनरी भी चली, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ,
वहाँ से पेड़ कटे, पानी खत्म हुआ, वहाँ पर कई सिलिकोसिस जैसी बीमारियाँ फैली। पर उस क्षेत्र में हमने तय किया कि नहीं, हम जब रालेगण सिद्धि कर सकता है, हिवरे बाजार कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर सरपंच रहते हुए उस काम को करके दिखाया। आज लगभग 5 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़, और वहाँ पर पानी नहीं था, पानी सूख गया था, वहाँ 15-20 फीट पर, 25 फीट पर, 40 फीट पर पानी मिलता है। लोग पानी कैसे ज़मीनों में पानीदार बना सकते हैं, ये उदाहरण पेश हुआ। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं में मैं मेरे गांव को कैसे सरसब्ज कर सकता हूं, ये काम हम लोगों ने महाराष्ट्र से सीख कर किया कि नहीं, महाराष्ट्र कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। फिर एक विषय आया, 2006 में मेरी बेटी की डेथ हो गई, तो मन में विचार आया कि इस बेटी को अमर कैसे करें, इसको भूलेंगे नहीं, इस घाव को रोज खुरेदेंगे और इस घाव में से रोज खून निकालेंगे और रोज ताज़ा करेंगे और इस बेटी को अमर करेंगे। तो हर साल जितने भी गांव में बेटियों का जन्म होता है, उन बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना। एक पेड़ बेटी के नाम पर लगाया तो विचार आया कि नहीं, एक माँ के नाम पर लगा देते हैं, एक इसके पिता के नाम पर भी लगाते हैं, 3 पेड़ लगाते हैं। तो 3 के बाद विचार आया कि अरे नहीं, 3 से काम नहीं चलेगा, इस काम को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो 3 को जोड़ दिया, 1 तो 111 हो गया, और 111 पेड़ हर बेटी के नाम पर लगाना शुरू किया। फिर लगा कि बेटियों की हालत स्थिति ठीक नहीं है, बेटियां कम क्यों हो रही है, लड़कियां कम क्यों हो रही है, लड़कियां को कूड़ेदान में क्यों डाल रहे हैं लोग, लड़कियों को गर्भ में क्यों मार रहे हैं। इसके गर्भ में जाना पड़ेगा, इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, इसकी हकीकत को देखना पड़ेगा कि लड़की की कदर क्यों नहीं हो रही है। तो फिर ये लगा कि लड़की शादी में भी खर्चा मांगती है, लड़की पराई होती है, लड़की हमारी नहीं है, पर लड़की तो पराया धन है। ये भावना थी लोगों के मन में, है अभी भी है बहुत सारे लोगों के मन में। तो उसको दूर करने के लिए हमने किया कि हर बेटी के नाम पर बैंक में खाता खुलवाएंगे और उस बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करेंगे और हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे। तो बेटी पेड़ से हमारी गांव को हरा भरा बना रही है, बेटी आत्मनिर्भर हो रही है, बेटी शिक्षित हो रही है। हर गांव में, हमारे गांव में हमने 12-12 किलोमीटर दूर बच्चियां पढ़ने जाती थी और सब लोग नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वो माइनिंग एरिया है, माइनिंग एरिया में पूरे देश के लोग, लेबर वहाँ आती है, तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं भेजते हैं। तो हमने वहाँ पर छोटे छोटे गाँवों में 12वीं के स्कूल, 10वीं स्कूल, 8वीं के स्कूल करवा दिए और ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर बेटी स्कूल जाएगी। तो बेटी शिक्षित होने लगी, बेटी के नाम पर पैसा इकट्ठा होने लग गया। तो धीरे धीरे बेटी आत्मनिर्भर हो रही है, गांव की ज़मीनें आत्मनिर्भर हो रही है, गांव की ज़मीनें पानीदार हो रही है और हर घर में नल से पानी आ रहा है 2005 से। तो इस तरह के काम करके हम लोगों ने एक नारा दिया कि गांव में बेटी, पानी, पेड़, बेटी का सम्मान होना चाहिए, पानी का सम्मान होना चाहिए, पेड़ों का सम्मान होना चाहिए। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, गोचर में समझते हैं आप, सरकारी ज़मीनें गांव के लिए जो कॉमन लैंड होती है उसको बचाना। बेटी, पानी, पेड़, गोचर और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देना। और अभी अभी उस नाम को हमने आगे जोड़ा है कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना। उस गांव को देखने के लिए जैसे हिवरे बाजार और रालेगण को देखने के लिए लोग आते हैं, उसी तरह से उस गांव को देखने के लिए भी आसपास के, बापूजी स्वागत है आपका, तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उस तरह के गांव होने चाहिए। जैसे हमने हिवरे बाजार से सीखा, एक गांव तैयार हुआ, तो हिवरे बाजार से सीखकर पिपलांतरी तैयार हुआ, पिपलांतरी से सीखकर 10 गांव तैयार हुए, 20 हुए। तो सरकारों ने उस पर पॉलिसी बनानी शुरू कर दी कि नहीं, ये काम हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के काम पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं, पर उसका जनक महाराष्ट्र है। इसको मैं विभिन्न मंचों पर कहता हूँ और ये सच्चाई भी है कि महाराष्ट्र से जो जोत जली है वो जोत पूरे देश में और देश के बाहर भी निकल रही है। और इसी क्रम में आज यहाँ आप लोगों ने बुलाया है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि देश की पॉलिसी बनाने वाले लोग आपसे आकर पूछे कि ये कैसे हो सकता है, ये आपने कैसे किया। क्योंकि रेस में दौड़, वो दाव उसी पर लगाते हैं जो रेस में दौड़ना जानता है। और आप लोगों का जीवन तो अभी शुरुआत है बच्चों का,
आप भी ऐसा काम करें, ऐसी रिस्क लेकर चलें जिसका जो जीवन में रिस्क नहीं लेता उसका पूरा जीवन रिस्की होता है ना। ऐसे नए प्रयोग करें, नवाचारी बने कि जिससे आने वाले समय में पूरे देश को उसका फायदा मिले। आपने यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, मैं कुलकर्णी साहब का, तुलसीराम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पोपटराव पंवार जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ कि आपने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है और आपके साथ बैठने का अवसर मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, सद्भावना सद्भावना, सद्भावना सद्भावना, सद्भावना सद्भावना, जय। आता आपण एक अतिशय दृष्टी देणारा असा अनुभव श्यामबाईंचा या ठिकाणी ऐकलेला आहे आणि त्यांचं भाषण हिंदीतलं होतं, पण आपल्या सर्वांना हिंदी खूप चांगल्या प्रकारे समजतं, तसा तो संदेश आपल्याला समजला असेल। एक व्यक्तिगत दुःख मुलीच्या निधनाचं, त्यातून त्या दुःखाला धरून ते बसले नाही, तर त्या दुःखातून त्यांनी एक सामाजिक सृजनशील अशी अभिव्यक्ती केली, असा प्रतिसाद त्या दुःखाला दिला आणि एक चळवळ झाडं लावण्याची तिथं उभी राहिली। आणि जसं घरातल्या मुलीला, महिलेला आपण जपतो, त्यांचा आदर करतो, तोच भाव वृक्षांच्या प्रती श्यामबाईंनी निर्माण केला। आणि राजस्थानला आपण वाळवंटी प्रदेश असं म्हणतो, पण त्या ठिकाणी सुद्धा अशी हिरवी बेटं जी इतर अनेक गावांसाठी प्रेरणादायक ठरली, ती त्यांनी उभी केली। तो सगळा इतिहास आपण ऐकला। आता या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान, श्रद्धास्थान आणि ज्यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या तरुणाईला आशेनं ज्यांच्याकडे पाहत असते, ज्यांना ऐकत असते, कारण नवा विचार, नवी दृष्टी त्यांच्या संवादातून सर्वांना मिळत असते। मग पाणी फाउंडेशनचं काम असेल, जलयुक्त शिवारचं काम असेल, किंवा गावोगाव आदर्श गावाची चळवळ जी अण्णाजींनी सुरू केली, ती खरं व्यापक प्रमाणामध्ये करणं आणि तळागाळामध्ये पोहोचवणं, हे असं अभूतपूर्व काम, महाराष्ट्राला बदलण्याचं काम ज्यांनी केलं, अशा पोपटरावजींना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या सर्वांशी संवाद करावा। नवीन नवीन काहीतरी स्नेहालयच्या संपर्कातील विद्यार्थ्यांना किंवा सभासदांना दिलं पाहिजे, या एका भावनेतून गिरीजी नेहमी वेगवेगळे उपक्रम करत असतात। त्यापैकीच आजचा सद्य परिस्थितीतील ज्या सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणविषयक, शैक्षणिक या सगळ्या चळवळीत ज्या समस्या आहेत, त्या तरुणाईच्या समोर मांडून तरुणाईंकडून त्याची उत्तर शोधून त्याला आणखी चळवळी स्वरूप कसं देता येईल, यासाठी आज या ठिकाणी स्नेहांकुरमध्ये एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमासाठी ज्यांना आपण ऐकलं ते पद्मश्री श्यामसुंदरजी पालीवाल माझे खूप चांगले मित्र आहेत, आणि त्याला कारणही तुलसीबाई इथं बसलेले आहेत। राजस्थान सोडून ते किती 40 वर्षापूर्वी आले, 40 साल पहले श्यामसुंदर जी तुलसीबाई इधर आ गए। कारण राजस्थान म्हणलं की दुष्काळ, पाणी नाही, रोजगार नाही, आणि इथे येऊन त्यांनी खूप चांगले मित्र तयार केले। त्यांचे मित्र श्याम भाऊ माग बसलेले आहेत, मग त्यातून ते गिरीजीशी जोडले, स्नेहालयशी जोडले, आणि त्यातूनच भावाकडे जायचं म्हणून श्याम सुंदर पालीवाल जी राजस्थान से नगर आ गए, अपने भाई से मिले और फरसान लेके मेरे गांव में आ गए। और जब वो गांव में आ गए तब कहा कि ये मेरे भाई राजस्थान से आए हैं, मुझे मिलने आ गए और फरसान आपको भेंट करना है। तो बात गांव में बन गई, श्याम सुंदर जी आप आके गए, फिर रालेगांव सिद्धि गए, बाद में आपने प्रेरणा की तो बात की है यहाँ पर कि रालेगांव सिद्धि, हिवरे बाजार, स्नेहालय से प्रेरणा लेके राजस्थान में पिपलांतरी करके
ये सूखा पीड़ित गांव जहाँ काम शुरू किया। बहुत सारे लोग विजिट करने आ जाते हैं हमारे पास, परेशान भी करते हैं। मैं आज सुबह 8 बजे से गांव में बात कर रहा था, एक टीम जाने के बाद दूसरी आ जाती है और डॉट 3:45 बजे यहाँ गए, क्योंकि 4 बजे प्रोग्राम शुरू होना था। तो आपने कहा प्रेरणा तो ली, प्रेरणा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन प्रेरणा लेने के बाद कृति करने वाले बहुत कम है। प्रेरणा लेके जयंती पुण्यतिथि में सेलिब्रेशन करने वाले बहुत है, लेकिन जिनकी प्रेरणा ली जाती है उनका काम कृति में लाना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। और आपने वो करके दिखाया, करके आपको सरकार, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। मुझे 20 को मिला। मैं देश का पहला सरपंच हूं जिसे पद्मश्री मिला, और आप दूसरे सरपंच, और दोनों को एक ही दिन एक साथ मिल गया, हम दोनों एक साथ। क्योंकि कोविड आ गया और कोविड के कारण फंक्शन नहीं हुआ, और 21 तारीख को ताज इंटरनेशनल में हम रुके थे, सही है ना। और फिर पद्म सुबह अर्ली मॉर्निंग श्याम सुंदर जी का हो गया और दोपहर को मेरा हो गया। अनाउंसमेंट पहले मेरी, लेकिन लिया पहला श्याम सुंदर जी ने। तो बात यह है सक्सेस की, प्रेरणा ली उन्होंने, प्रेरणा के साथ कृति का काम किया। और कृति की प्रेरणा क्या रही? उनकी बिटिया जो घर की लाडली थी, प्रेरणादायी थी, और जिनके घर में लड़कियां होती है ना, वो सबसे प्रेरणा स्रोत होता है पूरे घर वालों का। जिस घर में लड़की आती है वो परिवार सदा हरित या खुशी से एक एंजॉय करता है। लेकिन अपने घर की लड़की अगर बहुत कम उम्र में पिताजी और माताजी का साथ छोड़ देती है तो क्या परेशानी होती है। वो स्नेहालय में पढ़ने वाली लड़की, दोनों लड़कियों ने यहाँ जो स्वागत किया, जो गान गाया, ये बहुत प्रेरणादायी। तो यह है कि स्नेहालय, स्नेहालय यानी स्नेह का अलय है। और यह क्या है? क्या है? यह का नाम क्या है? स्नेहांकुर। जहां स्नेह है या बीज का अंकुरण होता है। छोटी उम्र में जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनको अगर सपोर्ट दे दिया जाए तो इसके लिए कोई तो मीडिएटर की भूमिका करने वाला, तो काम स्नेहालय करते। और स्नेहालय की प्रेरणा भी, बापूजी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, भूषण जी यहाँ है, हम पिछले 35 साल से एक साथ। तो गिरीश जी की भी प्रेरणा यही है, घर से निकलने के बाद चित्रा टॉकीज करके थिएटर नगर में बहुत अच्छे अच्छे फिल्म वहाँ आती थी, लेकिन कुछ अलग कारण चित्रा टॉकीज ज़्यादा फेमस थी। और देखा गिरीश जी ने कि छोटे छोटे जब स्कूल जाते थे तो वह स्नेहालय में एक महिला बैठती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या है। तो उसके बाद जो प्रेरणा उनको मिली, वो प्रेरणा का कारण ही स्नेहालय बन गया। और साथ ही में घर की जो हिस्ट्री है, एक सामाजिक आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, यह सब उनके परिवार में था। बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति में, मधु दंडवते जी जिनका नाम आपने सुना है ना, जिन्होंने कोकण रैली का पहली शुरुआत उनके कारण वो रेल मिनिस्टर थे। इतना अच्छा बैकग्राउंड था, फिर भी उन्होंने सोचा नहीं कुछ तो भी सामाजिक काम करेंगे। उनके पिताजी हमारे मार्गदर्शक थे, वो फिजिकल डायरेक्टर थे। मैं भी कच्चा क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट के कारण बहुत क्लोजली इस परिवार के साथ। गिरीश जी छोटे हैं मेरे से, लेकिन एक वेव लेंथ बराबर थी हमारी, और इसी कारण स्नेहालय और ये सब देखा। तो आज जो परिसंवाद आपने रखा आहे, सर्वांना मराठी हिंदी जमतं काय अडचण नाही तशी, म्हणून आज विद्यार्थी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि विद्यार्थी सर्वजण उद्याचं भविष्य तुम्ही तयार करणार आहात, बरोबर आहे। त्यामुळे तुम्हाला आर्मीत जायचं आहे,
पोलीसमध्ये जायचं आहे आणि या दृष्टीने तुमची तयारी चालू आहे आणि ते एक चांगली संधी या कारणामुळे तुम्हाला या आजच्या कार्यशाळेमध्ये मिळणार आहे. कारण शेवटी स्वतःचं करिअर तर प्रत्येकाला करावं लागतं, पण आपलं स्वतःचं करिअर करत असतानाच आपण समाजाचं आणि राष्ट्राचं करिअर एका वेगळ्या विजनने पाहणं गरजेचं. मी जेव्हा जेव्हा गावात असो, वेळ मिळाला की शाळेच्या मुलात जातो. मग सकाळी गावात होतो, मग 5वी 6वी 7वी मग 8वी 9वी 10वीच्या मुलांमध्ये गेलो आणि आज मुलांनी एक राऊंड मारला होता गावाला आणि राऊंड मारताना त्यांनी पाहिलं की गावात कुठेही कचरा पडलेला असला तर मुलं कलेक्ट करतात, गावाची स्वच्छता गावकरी करतात. 1 रुपयाचा खर्च स्वच्छतेवर आमचा नसतो. पण गेल्या उन्हाळ्यामध्ये एक गावात एक घटना अशी घडली, कारण 90 सालापासून आम्ही तो उपक्रम करत असतो स्वच्छतेचा. सरपंच मी 90 साली झालो तेव्हापासून. पण गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये परीक्षा संपलेल्या होत्या, पण मे महिन्याच्या उन्हात एप्रिलच्या उन्हात मुलं रिझल्ट लागण्या अगोदर एक फेरी मारायला गावात गेले आणि फेरी करून मुलं घरी आले. 11 वाजता शाळेतून घरी गेले आणि एका मुलाला चक्कर येऊन घरी येऊन तो पडला आणि त्यानंतर तो कोमामध्ये गेला. मग त्याला तातडीने हॉस्पिटलला हलवलं, तिथून पुन्हा पुण्याला हलवलं, एक छोटंसं ऑपरेशन झालं. आज तो सुरक्षित आहे. पण गावामध्ये एक चर्चा होऊन गेली काही माणसांकडून की गावामध्ये मुलांना उन्हामध्ये कचरा आणि हे गोळा करायला लावलं आणि त्या उन्हामुळे त्याला सनस्ट्रोक झाला आणि त्यामुळे तो आजारी पडला. आता अर्थात असं काही नव्हतं, एक मुळताच काही थोडं आजारी असल्यामुळे ते घडलं. आणि पुन्हा आता जूनमध्ये शाळा सुरू करताना, कारण सामाजिक काम करत असताना एवढं सोपं नसतं, खूप गोष्टी, एकीकडे तुमचं कौतुकही होतं आणि एखादी घटना घडली की कोणीतरी सावध असतं त्याचं मार्केटिंग करायला. म्हणून तुम्ही आता भविष्यात आपलं स्वतःचं करिअर करणार आहात, पण ते करत असतानाच सामाजिक भान ठेवून सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी करायच्या असतात. आता आज ऑनलाईन देशातून विदेशातून सुद्धा काही चांगली माणसं यात जोडलेली आहे, ज्यांना सामाजिक भान आहे, ज्यांना समाजाच्या समस्येविषयी कनवळा आहे, काहीतरी करावंसं वाटतं, ही माणसं ऑनलाईन जोडलेली आहेत. आणि तुमच्या दृष्टीने एकाच वेळेस 3 पद्मश्री व्यासपीठावर मिळणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं, कारण हे वेगवेगळे अनुभव असतात. एवढ्या सहज या गोष्टी होत नसतात, त्या पाठीमागं खूप मोठं योगदान असतं, खूप मोठा संघर्ष असतो, खूप मोठा त्यागही असतो, अनेक अवहेलना समाजातल्या सहन करावं लागतात, उपाशी तापाशी फिरावं लागतं. आणि म्हणून आज ज्यावेळेस कुठेतरी फूल आलं, फळ आलं की मग माणसं अपेक्षा करणार इतकी छान फळं येतात का या झाडाला. पण ते झाड लावताना, ते जगावताना, शेळीने शेंडा खाऊ नये म्हणून दक्षता घेताना जे कष्ट घ्यावं लागतात, ते कष्ट कोणाची घ्यायची तयारी नाही, सरळ त्यांना आलेलं फळ पाहिजे असं. आणि म्हणून फळ येण्या अगोदर जी प्रक्रिया आहे ना, याचं चिंतन आपण केलं पाहिजे तरुण वयामध्ये. म्हणून आज सकाळी मी मुलामध्ये बोलताना 8वीचे मुलं होती, त्यांना विचारलं, काही 9वी 10वी 3 वर्गात गेलो होतो. म्हणजे मी, कारण या मुलांनी चक्कर गावातून मारून आले आणि मी गेल्यावर पुन्हा पाठीमागून गावातून राऊंड मारलाय. या चला, 3रे पद्मश्री आले आपल्यामध्ये. बस, तर आता ताईंची ओळख होणारच आहे. मोठा संघर्ष आहे. तुम्हाला कधी वाटलं का भारतातील गरिबाची गोधडी फ्रान्सच्या बाजारात किंवा फ्रान्सच्या राजवाड्यामध्ये विकली गेली? भारताची गोधडी ग्रामीण भारताची संस्कृती आहे, ती गोधडी विदेशात गेली आणि ते काम जळगावमधल्या बहादरपूर एका छोट्याशा गावात ताईंनी सुरू केलं होतं. मोठा संघर्ष आहे, त्या सांगतील. पद्मश्री मिळाले की आपल्याला वाटतं अरे पद्मश्री मिळाला, पण त्याच्या पाठीमागच्या वेदना आम्हाला सांगता येतात, त्यातल्या काही तुम्हाला सांगता येत नाही. म्हणून सकाळी त्या मुलामध्ये एप्रिलमध्ये घडलेली घटना, त्या मुलांमध्ये एक चक्कर मारून आल्यावर पुन्हा काही पॉलिसी बदलावं लागली. 1ली ते 4थीच्या मुलांनी शाळेचाच कॅम्पस पाहायचा आतमध्ये, 5, 6, 7नी थोडंसं सुरक्षित, आणि 8, 9, 10 मोठी मुलं त्यांनी राहून. आता गावात कुठेही घाण नसते आमच्याकडे, अगदी मच्छर सुद्धा घोंगावत नाही आमच्याकडे.
उघड्यावरचं टॉयलेट नाही, काय नाही, कारण इतकं स्वच्छ आहे की कुठेही अगदी स्मशानभूमीत सुद्धा बसून लोकांना निवांत झोप येते, जेवण करतात, टॉयलेटच्या कडेला बसून डबा खातात मुलं. इतकं स्वच्छ आणि निर्मळ आहे. पण तरी सवयी राहावी म्हणून काही उपक्रम शाळेमधून करत असतो आम्ही. सगळे प्रयोग आमच्या शाळेमध्ये आहेत, सगळे. आणि त्यातून ते घडलं होतं. आणि मग त्याला आज मी राऊंड मारून पाहिलं, काही ठिकाणी थोडा थोडा कचरा. आणि मग शाळेत गेलो, 8वीच्या वर्गात गेलो. पूर्ण वर्गात मी गेल्याबरोबर पहिल्यांदा मुलांचे हात पाहत असो. एक छेडी हातात अशी माझ्या, मग ज्याची शाई हाताला लागलेली आहे त्याला एक एक छोटी छेडी एकदा मारायची. कारण आपला पेन जर व्यवस्थित चालवता येत नसेल तर आपण आपली वही सुरक्षित ठेवू शकत नाही, बरोबर आहे. आणि पेपर मग चांगलं सोडू शकत नाही. म्हणून पहिला हाताला छेडी देतोच. आणि मग ते झालं की मग मी सगळे शाळेतले बेंच आणि ते कॉर्नर पाहिले, जेथे शाळेत दोनही आमच्याकडे 2 बकेट असतात, ओला सुका. आणि ते 1992 सालापासून आहे. सरकार तर आज म्हणते स्वच्छ भारत, आम्ही 92 पासून शाळेतून ते करतोय. ती सवय मुलांना लागली. सगळी टॉयलेट आमचे खर्चाचे आहेत, सरकारी पैशाचे नाहीत. आणि आज 15-20 वर्ष झाले टॉयलेट खराब होत नाही. प्रत्येक गोष्ट करायची ती शाश्वत करायची. 22 वर्षानंतरही आमचा कॉन्क्रीटचा रोड खराब होत नाही. आता रिनोव्हेशन चालू आहे पंचायत, अजून सरपंचाची खुर्ची नाही आमच्याकडे, आता करतोय. त्याचं प्लास्टर काही ठिकाणी आम्हाला तोडायचं होतं क्लायडिंगसाठी, ब्रेकरनी तोडावं लागलं. ब्रेकरनी 1 नंबरची वाळू, सिमेंट, 21 दिवस पाणी, याच्यात तडजोड करत नाही. आणि त्यामुळं ते झालं. आणि मग तो कॉर्नर पाहिला, कचरा होता. मी हाताने उचलला आणि तो कचरा मी त्या बकेटमध्ये टाकला. सगळी मुलं एकदम शांत बसली. आणि मग मी 3 वर्गात तो प्रयोग केला. मग त्यांना विचारलं की मुलांनो, स्वच्छता तुम्ही वरचेवर करता, तुमचा वर्ग स्वच्छ नसेल तर मग तुम्हाला वर्गामध्ये आनंद मिळेल का? कारण वर्ग आनंदाही राहिला कधी, जेव्हा स्वच्छता होते. आणि मग ते पाहिलं. आणि दुसरा प्रश्न विचारला, घर स्वच्छता. आणि त्यातून त्यांना एक दिलं, शिक्षणाने माणूस साक्षर होतो, हा स्लोगन त्यांना दिला. शिक्षणाने माणूस साक्षर होतो, परंतु कृतीने तो आनंदी होतो. म्हणून शिकून साक्षर होण्यापेक्षा शिकून सुसंस्कृत झालं की जीवनामध्ये आनंद येतो. आणि मग मी थोडं माझं मला लहानपणापासूनच सवय होती, शाळेत असतानापासून. कारण ज्या शाळेतल्या सवयी आहेत त्या आयुष्यभर कामाला येतात. शिक्षणातून तुम्ही मेरिटमध्ये येताल, चांगला जॉबही मिळाल, पण चांगल्या सवयी मिळतीलच असं नाही. आणि मग मुलं डीजे पुढे का नाचतात, गुटखा मावा का खातात, याची सुरुवात शाळेपासून होती. घरामध्ये बिडी ओढणारा असला की मुलं अनुकरण करतात, घरामध्ये तंबाखू खाणारा असला की सुरुवात होते. आणि 5वीतला मुलगा डीजे समोर नाचणारा आपला मित्र पाहतो 8वी 9वी 10वी 11वीतला, त्याला वाटतं मोठा झाला का मी पण नाचल. पण हा नाचतो तो दूध पिऊन, आणि मोठा झाल्यावर नाचतो तो थम्सअप पिऊन. पाहिलं ना, गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या तिजोरीत 40,000 कोटी रुपये दारूचा टॅक्स जमा झाला. दरवर्षी वाढत चालला. आता फक्त रेशन दुकानावरच दारू यायची बाकी राहिलेली आता. कारण जर सरकारी नोकराचे पगार द्यायचे असेल तर तिजोरीत जर उत्पन्नाचा स्रोत दारूचा टॅक्स होणार असेल तर आता किराणा दुकानात दारू आलेली, ती रेशनवर यायला जास्त काळ लागणार नाही. हा टीकेचा भाग नाहीये, पण भविष्य काळातील संकटाची चाहूल आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून संस्काराच्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. आणि चांगले संस्कार असेल, सर्वांना नोकऱ्या मिळतील का? सकाळी मुलांना ते सांगितलं, सगळे खूप शिकले, सर्वांना नोकऱ्या मिळणार नाही. परंतु संस्कार जर चांगले झाले तर शेती करूनही आनंदी जीवन जगता येतं, छोटा मोठा व्यवसाय करूनही आनंदी जीवन जगता येतं. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं आहे, कुठल्याही क्षेत्रात आपण जा, आपल्याला चांगल्या प्रकारे जर जीवन आनंदी जगायचं असेल तर आपले संस्कार चांगले असले पाहिजे. म्हणून उद्याच्या भविष्य काळामध्ये ज्यांच्या घरामध्ये निरोगी मुलं आणि निर्व्यसनी मुलं, सर्वात आनंदी कुटुंब ते राहणार आहे. GDPची
मग तुमचं याचं हायेस्ट GDP आपण कशाला म्हणतो? ज्याच्याकडे जास्त पैसे उत्पन्न आहे. म्हणून आनंदाचा GDP ज्यांचा जास्त असेल ते भविष्य काळात सर्वात सुखी कुटुंब असेल. बरोबर आहे. म्हणून आपल्याला आनंदाचा GDP वाढवायचा, त्यासाठी संस्कार खूप गरजेचे आहे. आणि आता सोशल मीडियामुळं नेमकी खरं काय चुकीचं काय हे काय कळत नाही. कारण श्याम सुंदरजीने खूप सुंदर सांगितलं की आमचं गाव आणि आनंदी आहे सगळं दिसतं, पण आम्हाला टीका टिप्पणी संघर्ष किती करावा लागला ही पण दुसरी बाजू अशी. का जिथे काम आहे तिथे संघर्ष आहे, आणि जिथे संघर्ष आहे तिथं तुमच्या कामावर आरोप सुद्धा आहे. श्याम सुंदरजीने जो कहा, सफेद कपड़े के ऊपर काला डब्बा बहुत जल्दी दिखाई देता है. कारण जिथे काम आहे ना तिथंच बोट करणारी माणसं असतात. आणि लक्षात घ्या, जेवढी आपल्यावर टीका करणारी माणसं आहेत तेवढं कामाची दिशा आपली योग्य आहे हे लक्षात ठेवा. टीकेला घाबरून शांत बसला की आपलं काम थांबतं. त्यांचं तेवढंच काम असं, टीका करून तुम्हाला नामोहरम कसं करायचं, तुम्हाला डिप्रेशनमध्ये कसं लावायचं, तुमचं काम कसं थांबायचं. म्हणून ज्याला अंतर्मनाची प्रेरणा आहे ना त्याला कृती करायला काहीच अडचण येत नाही. म्हणून जेवढी संकट जास्त येतात जगामध्ये, राष्ट्रामध्ये, भूतलावर, तालुक्यात, जिल्ह्यात, गावात, कुटुंबात, तेवढी प्रेरणा आपल्याला मिळते. शेवटी संकटातूनच दिशा मिळते. म्हणून जिथे सुख असतं तिथं दुःख येतं, आणि जिथं दुःख असतं तिथे सुख येतं. परवा दिवशी पाहिलं ना, भारताने 2020 जिंकला. बरोबर आहे. जिंकतानाची शेवटची ओव्हर सर्वांनी पाहिली. अगोदरची ओव्हर मी थांबवलं होतं, म्हटलं आता शक्य नाही जिंकणं. पण आपल्याला बुमरा किती फेमस झाला. मी माझा एक मित्र टिंबरवरचा सुनंदन लेले, जो भारतीय क्रिकेट संघाबरोबर जगभर फिरतो. मी ज्यावेळी ऑल इंडिया खेळलो क्रिकेट चेन्नईला, त्यावेळी आमचा टीममेट होता सुनंदन. तो आता जगभर भारतीय संघाबरोबर जिंकल्याबरोबर त्याला फोन केला, अरे मित्र अभिनंदन म्हणलं तुझं. तो म्हणला, अरे माझं नको अभिनंदन करू, त्या बुमराचं अभिनंदन कर. आणि मग का? तो म्हणला, ज्यावेळेस आम्ही गेलो त्याला मी सांगितलं, कारण तो आपल्याला कल्पनात सर्वांनी वाचलं, तो फॅमिलीच्या दृष्टीने डिस्टर्ब झाला होता, कुटुंबात फेल्युअर होता IPL मध्ये सगळीकडे, आणि तरी कर्णधाराचा विश्वास म्हणून तो टूरवरती होता. आणि त्यावेळेस सुनंदा म्हणला, मी त्याला, कारण त्याने ABP माझा तेव्हा मुलाखतीत दिलं लाईव्ह परवाच्या साल. तो म्हणला, मी त्याला एकच सांगितलं की बुमरा लक्षात ठेव, जेवढं दुःख येतं ना तेवढंच पुन्हा आनंदाचा पुढचा काळ येत असो. आज तू संकट आहे ना, फेल्युअर आहे, तू 100% आता या 2020 मध्ये चांगलं काम करणार आहे. आणि तुम्ही पाहत त्यांनी एवढं जिद्दीने केलं तर एकदम भारताला किती उंची उजाळा मिळाला. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या हिरवळीवर निवासस्थानी एक सुंदर परिसंवाद घेतला. मुंबईला तर मुंबईकरांनी एवढं कौतुक केलं, सगळी मुंबई लोकल बिकल सगळं जाम होऊन गेलं होतं. आणि त्या बुमराला लोकांनी, आता मी ते व्हॉट्सअप काही नसतं, मला नाही जमत ते, त्याच्यावर एवढी टीका केली होती अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन. बरोबर आहे. आणि आता इतकं कौतुक होतं. म्हणून लक्षात ठेवा, फील्ड कुठलंही असो, राजकीय असो, प्रशासकीय असो, सामाजिक असो, क्रीडांगणावरचा असो, आरोग्य क्षेत्रातला असो, पर्यावरणातला असो, किंवा इंडस्ट्रीतलाही असो, इंडस्ट्री सुद्धा तेवढं डिप्रेशन आहे. दिसती श्रीमंती त्यांची खूप मोठी. आता एक लग्नाची चर्चा आपण रोज पाहतो टीव्हीवर, बरोबर आहे. पण त्या लग्नाच्या मागं कॉम्पिटिशन किती मोठी आहे. एका काळी हेलिकॉप्टरच्या टँकमध्ये, ऑइल टँकमध्ये डिझेल काय कुठलं पेट्रोल वापरतात, त्याच्यामध्ये चिखल टाकला गेला होता, माहिती आहे का आपल्याला. रिलायन्सची कॉम्पिटिशन अगोदर घडलेली भावाभावातली घटना. म्हणून लक्षात ठेवा, प्रत्येक क्षेत्र हे संघर्षाचं आहे, प्रत्येक क्षेत्र चॅलेंजिंग आहे. पण प्रत्येक क्षेत्रात ज्यावेळेस आपण चॅलेंज घेऊन संघर्ष करून पुढे जातो ना, मग ते पाऊल जगभरातल्या लोकांना प्रेरणा देणार असतं. म्हणून आपण मोबाईल हातात घेतणारी 3च माणसं पाहतो, सगळी पाहिली.
मोबाईलचे मालक कोण आहे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, माहिती आहे ना? सगळ्या जगाचे मेंदू त्यांच्या ताब्यात आहे. आणि ते कोण आहे? ज्यांच्या ताब्यात जगाचा मेंदू आहे तो जीव माणूस आहे. इस्रायली, जे जगातले श्रीमंत माणसं जगभर हिंडले, की जिथे ओयासिस म्हणून इस्रायल निर्माण झालं म्हणून श्याम सुंदरजी सांगितलं. ज्यावेळेस प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होती, पैसा किती असू द्या, पण संकट तुमचा पिच्छा सोडत नाही. आणि संकटाचं उत्तर द्यायचं असेल तर त्या संकटाची कृती केली पाहिजे. म्हणून इस्रायलनी जगाला पाण्याच्या थेंबाचं नियोजन शिकवलं. एक थेंब वापरला आणि जगातलं टोकाचं दुष्काळी काय पुणे नगर आणि नाशिक एवढंच इस्रायल. आज जगातली टॉपची टेक्नॉलॉजी सगळ्या फील्डमधली त्यांच्याकडे. जगातली सगळं कुठलं फील्ड घ्या, सगळं त्यांच्याकडे. का त्यांना जगभर ज्यावेळेस गॅस चेंबरमध्ये टाकून हिटलरने मारलं जीव लोकांना, त्यातून ह्या लोकांनी प्रेरणा घेतली, जगभर फिरले, प्रचंड पैसा मिळवला आणि मग ठरवलं आता आपल्या भूमीमध्ये आपल्याला जगायचं. आले पुण्यात. म्हणून एक लक्षात घ्या की जेवढे संकट, जेवढं चॅलेंज, तेवढं आपल्याला पुढे जायला मिळतं. बरोबर आहे. म्हणून आजच्या परिसंवादाचा मूळ उद्देशच आहे, माझं फील्ड ग्रामविकासाचं आहे. श्याम सुंदरजींनी ग्रामविकासाचं काम केलं. ताई त्यांचं महिला बचत गटाने आणि खूप संघर्ष केला, स्वतःचे पैसे घातले त्यामध्ये स्वतःचे. आणि त्या लोकांनी तिथे काही याच्यावर काही माणसं असतात ज्यांना सगळं फुकट लागत असं, समाधान झालं नाही. कारण शेवटी एखादा माणूस काम करायला लागला की हळूहळू त्याचं नाव होतं. नाव व्हायला लागलं की यंत्रणा तिथे येते, यंत्रणा आली की पैसा येतो, पैसा आला की झोपलेले माणसं जागे होतात. त्यांना फक्त आलेला पैसा दिसतोय, पण तो का आला, का हा विश्वास निर्माण झाला तिथं त्या कामात, म्हणून पैसा मागे येतो. म्हणून ते आलं, म्हणून सुरुवात झालं. मग काही माणसं अरे आता एवढं आलं, चालू असताना ते कधी सहकार्य करत नव्हते, विरोधही करत नव्हते, पण संधी मिळाली हे माणसं सोडत सुद्धा नाही. म्हणून प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये हे सगळं असं. आता मध्यंतर तुम्ही 1-2 महिन्यापूर्वी हिवरे बाजारची एक बातमी सुद्धा वाचली असाल व्हॉट्सअपवर, की अशा बातम्या खूप योगाने फिरतात. 35 वर्षात 3च बातम्या आल्या आमच्या निगेटिव्ह याची. आणि बातमी अशी होती, आदर्श हिवरे बाजारमध्ये गांज्याची शेती. गांजा कोणाकोणाला माहिती, हातवरती करा. ऐकून आहेत ना? गांज्यामध्ये नाही का ते ओढतात, गांज्याची शेती. आता प्रत्यक्षात असा विषय फारसा नव्हता, पण संधी मिळाली तर यंत्रणा सुद्धा सोडत नाही, लक्षात ठेवा. बरोबर आहे. अण्णासाहेब हजारेंचं काहीच नव्हतं, लग्न नाही केलं, नाही बायका, नाही पोरं, नाही. आलेली वाट्याची जमीन सुद्धा गावाला दिली, तरी अण्णांची मोठी चौकशी झाली सावंत आयोगाची. फक्त इकडं उरलेले 1 लाख इकडं खर्च केले होते. अनियमित तिने मोठं किती दिवस चालले होते सगळं. आपण तर प्रापंचिक माणसं आहेत. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये ज्या वेळेस एक वलय तयार होत, त्यावेळेस आपले एक तरुणाला मुद्दामून सांगाल, फार बिघडलेलं ना, लक्षात ठेवा. आपण इतकं डिप्रेशनमध्ये जातो का रोज पेपर वाचला, चॅनल पाहिले की नको नको. आणि महाराष्ट्रात गेली 5 वर्ष जे अनुभवलं, ज्यांच्याकडून आदर्श घ्यायचा, त्याची चर्चा आता घराघरात मुलं करतात. पहिलीतली मुलं चॅनलला जे येतं ना, की अरे असं असं जो आदर्श एक काळी घेतला, मधुदंड होते, लालबहादूर शास्त्री, R.R. पाटील, यशवंतराव चव्हाण असतील, म्हणजे या सगळ्या राजकारणातले आदर्श व्यक्तिमत्व. मग राजकारणात सर्वोच्च राजकारणी कोण होते? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. आजही आदर्श होता. नेताजी सुभाषचंद्र बोस. या सगळ्या गोष्टी घेतल्या. 2 प्रवाह असतील, एक प्रवाह गांधीवाद श्रेष्ठ मानतो आणि दुसरा प्रवाह म्हणतो नेताजींचा आझाद हिंद सेना. आम्ही आता आमच्या गावात एकही पुतळा नाही, पाहता आम्ही गावात मुद्दामून 4 शिल्प तयार करतो. रस्त्यावर नाही, पुतळामुक्त गाव आहे आमचं. आम्ही पुतळे जगतो. कुठल्याही जयंती पुण्यतिथी हिवरे बाजारमध्ये आम्ही करत नाही. कारण राष्ट्रपुरुष जिवंत असतानाही जेलमध्ये होते, उपाशी तापाशी होते, प्रचंड अवहेलना त्यांनी सहन केली.
आणि आज त्यांच्या जाण्यानंतर आज जयंती आणि पुण्यतिथी जे घडतंय अतिशय विदारक भयानक. सगळ्या छत्रपती शिवरायांचीच प्रेरणा, छत्रपती शाहू महाराजांचीच प्रेरणा, पुढे यशवंतराव चव्हाण साहेब असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, अहिल्यादेवी होळकर असतील, सावित्रीबाई असतील, या सगळे घेतले. यांची प्रेरणा सुद्धा तीच होती. गांधीजींनी सुद्धा व्यसनमुक्तीवर प्रचंड मोठं काम केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा व्यसनाधीनतेवर प्रचंड ताशेरे ओढलेले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले ब्रिटिशांच्या काळात पुणे कमिशनर होते, बरोबर आहे ना. तिथं टॅक्स लावला होता इंग्लिश दारूवर त्यांनी. आणि या देशातल्या कॉन्ट्रॅक्टरचा सर्वात मोठा आदर्श हे महात्मा ज्योतिराव फुले होते, का ज्यांनी खडकवासला धरणाचा ठेका महात्मा ज्योतिराव फुलेंकडे. माहिती आहे तुम्हाला? ज्यांना माहिती आहे ते बोटवरती करावं. मी तुम्हाला एक 3 प्रश्न विचारणार आहे आणि मग नाही, फक्त विद्यार्थ्यांसाठी. सरांनी फक्त पेपर फोडायचा नाही एवढीच विनंती आहे, कारण आजकाल कायदे करावे लागतात. विद्यार्थ्यांना काय वाटणार नाही तुम्हाला प्रश्न विचारला तर. छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्हाला माहिती आहेत का? सर्वांना. मग मला सांगा, आता माझं उत्तर फक्त हात वरती करायचं, बोलायचं नाही. आणि एक लक्षात या, पहिलं सांगतो, मी खूप चुका केल्या म्हणून आज तुमच्या समोर बोलतो. ताईने खूप चुका केल्या म्हणून त्या आज तुमच्या समोर आहेत. श्याम सुंदरजी आज खूप चुका केल्यामुळे तुमच्या समोर आहेत. गिरीशनी पण खूप चुका केल्यात म्हणून इथं आहे. पॉकेट मनी ते कुठे वापरायचे माहिती आहे तुम्हाला? गरीब मुलं दिसले का त्यांच्या खाऊसाठी. म्हणून एक लक्षात ठेवा, जो चुका करतो तो जीवनात यशस्वी होतो. जो चुकांना घाबरून गप्प बसतो ना तो फेल्युअर होतो. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज माहिती आहेत ना. मग छत्रपती शिवाजी राजांना अटक झाली होती आणि त्यांना एका किल्ल्यामध्ये बंदी केलं गेलं होतं. त्या किल्ल्याचं नाव ज्याला माहिती आहे त्यांनी फक्त बोट वरती करायचं. इकडं तिकडं पाहूच नका, फक्त माझ्याकडे पहा. ज्या किल्ल्यात शिवरायांना अटक केली त्या किल्ल्याचं नाव ज्याला माहिती त्याने बोट वरती करा. श्याम भाऊ पेपर नका फोडू, वकील आणि पेपर फोडायचा नाही. मग ठीक आहे, मग काय हरकत नाही, मग काय हरकत नाही. ऐका, अरे घाबरू नका, चुकू द्या. हे पहा, तुम्ही चुकले ना कॉन्फिडन्स वाढतो. आता तुम्ही ज्यावेळी फिजिकल फिट होताल ग्राउंडवर, पण ज्यावेळी लेखीला जाताल, ओरलला जाता, समस्या ओरलला गेल्यावर नाही माहिती. बरं शिवाजी महाराज कोणाकोणाला माहिती? हातवरती करा. शिवाजी महाराज तुम्हाला नाही माहिती? आणि मग करा ना असा. आणि निवळ आत्ता कोणी एखादी बातमी दिली ना शिवाजीराजांच्या पुतळ्यावर चिखल टाकला, आत्ता उठून पळत जातील यातली निम्मी मुलं. सोशल मीडियावर बोगस आलं ना लगेच पळतो, बरोबर आहे. शिवाजीराजांना औरंगजेबाने अटक करून आग्र्याच्या लाल किल्ल्यामध्ये बंदी ठेवलं होतं, बरोबर आहे. मग माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला आहे, आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये छत्रपतींना बंदी ठेवलं, आग्र्याच्याच होतं ना, बरोबर ना, कारण 2 लाल किल्ले आहेत. बंदी केलं त्यावेळेस छत्रपती शिवाजीराजांनी औरंगजेबाच्या हातावर तुरी देऊन आले, बरोबर आहे. शिकले ना. मग आता बोलायचं नाही, हसायचं नाही, फक्त बोटवरती करायचे. शिवाजी राजे औरंगजेब बादशहाच्या हातावर तुरी देऊन आले. त्या तुरी राजांनी जाताना बरोबर नेल्या होत्या की तिथं विकत घेतल्या होत्या? कोणी बोलू नका. तिथे विकत घेतल्या की जाताना नेलत्या? जाताना नेलत्या, करेक्ट. कुठं? मुलांनो, एका मुलीने सांगितलं, सगळ्यात पुढं मुली आता ताईने सांगितलं तुरी जाताना नेल्या होत्या का तिथे घेतल्या? मुली सगळ्या म्हणतात बरोबर जाताना, करेक्ट. आणि मुलांचं काय आहे? काहीच नाही, तिकडंही नाही इकडंही नाही. अरे बाबा हो, लय अवघड आहे बरं का पुढं. काय केलं सांगा ना. मुली म्हणतात जाताना बरोबर नेल्या, तुमचं काय मत आहे? तिथं घेतल्या, बरोबर. मग जातानाच नेल्या, सर्वांचं मत आहे जाताना. ते छत्रपती शिवाजीराजे म्हणाले की आमच्या नगर जिल्ह्यातून खूप तुरी पिकल्या, यवतमाळ विदर्भातून मी घेऊन आलोय, या तुरी घेऊन मला जाऊ दे. काय घडलं मला सांगा. अरे उघड उघड चिटिंग आहे ना, फसवलं ना. हातावर तुरी देणे म्हणजे काय? फसवणे.
आहे का तुम्हाला माहिती? मग तुम्हाला शिवजयंती उत्सव साजरा करायचा अधिकार आहे का मला सांगा? आहे का? आता तर आरत्या व्हायला लागल्या लग्नात का? म्हणजे खरोखर ते आपण नेमकी कुठली देशी आहेत तरुणाची? आणि तुमच्याकडे भवितव्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सारख्या राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रपतींनी देशातल्या नाही जगाच्या तरुणाईला प्रेरणा दिली. व्हिजन 2020 सर्वात जास्त तरुणामध्ये गेले. राष्ट्रपती झाले, एक ब्रीफकेस घेऊन आत गेले होते आणि कार्यकाल संपल्यावर तेवढी एकच ब्रीफकेस घेऊन परत आले. हे आदर्श. आणि ज्यावेळेस त्यांचं जाणं झालं म्हणजे एक्झिट, त्यावेळेस ते नॉर्थ ईस्टमध्ये इंजिनिअरिंगच्या मुलांशी बोलायला गेले होते. आणि जाताना एअरपोर्टवरून उतरले आणि गाडीत जाताना बाहेर रोड समोर आणि मागचा स्टेनगनधारी उभा होता. सूचना केली, बाबा खाली बस, कशाला एवढं स्टँडिंग? तो बसलाच नाही. आणि रेस्ट हाऊसवर गेल्यावर त्या PS ला त्यांना सांगितलं, ते जे 2 स्टेनगनधारी होते त्यांना बोलवा म्हणे. बोलवलं. त्यांना वाटलं काय झालं कोणास ठाऊक. बोलवल्यावर त्यांनी विचारलं, सॉरी, माफी मागतो, माझ्यामुळे तुम्हाला स्टँडिंग यावं लागलं. एवढ्या 1-1.5 तासाचा प्रवास होता. त्यावेळेस त्या स्टेनगनधारीचं उत्तर होतं, तुमच्यासारखे व्यक्तिमत्वासाठी आयुष्यभर उभे राहू आम्ही. म्हणजे किती मोठी नम्रता होती. राष्ट्रपती होते. आणि आपल्याला माहिती आहे अग्नि क्षेपणास्त्राचं डिझाईन झालेलं रॉकेट लॉन्चर इथं चालतं VRD. निव्वळ त्याचं डिझाईन शेजाऱ्यांकडून आक्रमक होऊ नये म्हणून केलेलं होतं. आज त्यांचं जर केव्हा गेलात तुम्ही रामेश्वरमला तर जाताना हायवेवरच आहे. इतकं अफलातून म्युझियम केलेलं आहे. जवळजवळ 4 घंटे मी थांबले होते. ते फार सुंदर, सगळं डिस्प्ले, काही नाही स्वतःच. आणि त्यांचं ते मूळ गाव आहे, त्या गावात केलेलं आहे. हायवेलाच, रोड टच. म्हणजे एक राष्ट्रपती किती अफाट काम करतो आणि तरुणाईला किती मोठी प्रेरणा देतो. आणि तरुणाईची प्रेरणा ही असली पाहिजे. नाहीतर मग आपल्या सगळ्या आता चित्रपटातल्या प्रेरणा आहेत आपल्या. माझाही आवडता हिरो होता राज कपूर. राज कपूरच्या मी अंत्यविधीला गेलो होतो. सगळे आजही एवढं बाड म्हणतात त्याला, एवढं माझ्याकडे एवढं साहित्य आहे माझ्या घरी अजूनही. राज कपूर हा अंतर्मनाने बाहेरून सुद्धा तो एक राष्ट्रप्रेमी ॲक्टर होता. इतके सिनेमा त्यांनी की राष्ट्रीय समस्येवर आधारित दिले. एवढंच नाही, तमाशा आवडतो तुम्हाला पाहिला? मला आवडतो, मी जातो नेहमी. चंद्रकांत ढवळपुरीकर नगरचे होते. आणि ते तमाशा कलावंतांनी सुद्धा या देशात नाट्य कलावंत असो, सिने कलावंत असो, तमाशा कलावंत खूप मोठी प्रेरणा दिलेली आहे. पण ती प्रेरणा त्यांनी जेवळ वगनाट्य लागायचं ना, अक्षरशः समोरच्या बाया हात बोट मोडायचे. ज्ञानेश्वराव, तुकारामावर किंवा राष्ट्रप्रेमावर असलं म्हणून आपल्याकडं प्रत्येक क्षेत्र हे प्रेरणादायी आहे. पण त्यातलं आपण घेतो काय हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपण आदर्शी आपले राष्ट्रपुरुष हे आपण, तुम्हाला माहीत आहे की नाही, तुम्ही किती वाचन करता. ज्यावेळेस दिल्ली संसद चालू होती आणि एअरपोर्टवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गेले होते. एअरपोर्टवर त्यांना समजलं की गाडगे बाबा लास्ट स्टेजवर येऊन खूप आजारी आहेत आणि ते टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिट आहे. बाबासाहेबांनी विमान सोडलं आणि परत आले आणि बाबांची भेट घेतली. त्यावेळी हसून गाडगे बाबा म्हणाले, अहो बाबासाहेब, एवढा मोठा संघर्ष केला आहे आणि आता स्वातंत्र्य मिळालं आहे, राष्ट्र उभारणीचं काम चालू आहे आणि तुम्ही संसद सभागृहात असायला पाहिजे, तर तुम्ही इथे काय करता? त्यावेळी बाबासाहेबांचं उत्तर होतं की बाबा, आमच्यासारखे राज्यकर्ते रोज जन्माला येतात, पण तुमच्यासारखे पवित्र आत्मा जन्माला येण्यासाठी हजारो पिढ्यांना वाट पाहावं लागते. वाचलेत ते गाडगे बाबा तुम्ही? रत्नागिरीत बाबांचं कीर्तन चालू होतं. गाडगे बाबांचं पाठीमागून एक संदेश आला की बाबा, भर जोमात कीर्तन होतं आणि पाठीहून संदेश आला की बाबा, तुमच्या मुलाचा मृत्यू झालाय. त्या दोघांनाच माहिती वाट. अशाही परिस्थितीत बाबांनी, अहो ज्याचं होतं त्यांनी नेलं, तुझं माझं काय भाव गेलं. 2 तास कीर्तन केलं गाडगे बाबांनी. काय होतं गाडगे बाबा? हातामध्ये एक हे असायचं गाडगं, अंगाव कपडे. अख्खा महाराष्ट्र पंढरपुरात घाण करून गेला की दुसऱ्या दिवशी गाडगे बाबांचं काम सुरू होतं. किती मोठी प्रेरणा होती.
मग राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असेल, गाडगे बाबा असेल, म्हणून आपल्याकडं खूप प्रेरणा आहे. पण त्या साहित्यापर्यंत आपण किती जातो. म्हणून पुढचा एक प्रश्न विचारतून थांबतो मी. पुढचा प्रश्न आहे, महात्मा ज्योतिराव फुले तुम्हाला माहिती आहेत का? सर्वांना. मग महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी दुष्काळाचं अफलातून चिंतन केलेलं आहे, प्रचंड मोठं. मृत संधारण, जलसंधारण, पाणी आडवा जिरवा, उताराची शेती, आणि ते चिंतन एका ग्रंथामध्ये आहे त्यांचं. त्या ग्रंथाचं नाव ज्याला माहिती आहे त्यांनी बोटवरती करायचं, शेतकऱ्यांचा आसूड. माहिती होतं? मग आता शेतकऱ्यांचा आसूड कोणी कोणी वाचला हातवरती करा. ही समस्या आहे. त्यामुळं सोशल मीडियावर बातमी आली का लगेच दगडफेक सुरू करतो, आणि दगडफेकीत पहिल्या एसटीच्या काचा फोडतो. ज्या गोरगरिबाच्या टॅक्सवर 80% टॅक्स असं गोरगरिबाचा असो, ते एसटीच्या काचा तोडतो आपण. सांगा बरं, जर तुम्हाला राष्ट्रपुरुष माहीतच नसतील, त्यांना समजून फक्त जातीतून पुतळ्यातूनच घेतलं तर आपण काहीच परिवर्तन करू शकणार नाही. म्हणून आपल्या विचाराचा एक विद्यार्थी मित्र तयार करा, एक मैत्रीण तयार करा, का या सध्याच्या समस्येवर ते उत्तर देऊ शकतील. कारण आज सोशल मीडियामुळं एवढं भयानक कोणाला तयार नाही. अरे जे येतं ते खरंच मानतो, रिॲक्शन देतो झटपट. आणि आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यायची, बरोबर आहे. आता तर काय काय घडल सोशल मीडियाने इतका धुबाकाळ. 10 मधले 8 मुलं सायकिक झालेत. आई बरोबर बोलायला वेळ नाही, गुरुजी बरोबर नाही, फक्त मोबाईलशी बोलतात. जेवताना मोबाईल, शाळेत जातानाही मोबाईल. घेतलं तर जगाच्या पाठीवर जाता येईल मोबाईलमधला. आणि करमणूक म्हणून वापरलं तर संपूर्ण आयुष्य बर्बाद आहे, लक्षात ठेवा. शेवटी तंत्रज्ञान हे मानवी कल्याणासाठी वापरलं तर जगाच्या पाठीवर जाता येईल आपल्याला, आणि करमणुकीसाठी वापरलं तर उद्याचा भविष्यकाळ खूप संघर्षाचा आहे. म्हणून 75 पार केली. आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये रिफॉर्म्स, बदलाची गरज आहे. जे काल 3 कायदे बदलले, 100 आहेत माग. आता 90 दिवस आत ठेवता येईल, झटपट सोडता येणार नाही. 14 दिवस चौकशी केल्याशिवाय गुन्हा नोंदवता येणार नाही, नाही तर झटपट आलं का दे टाकून. या सगळ्या गोष्टी आपण पाहतो. आणि कायदे बदलायला कुठलंही सरकार येऊ दिल्लीत. आज भाजप सरकार दिल्लीत 3 कायदे शेतीचे आलते, माघार घ्यावं लागले. ज्या 2 सभागृहांनी मंजूर केले, पारित झाले, अध्यादेश निघाला, आणि नंतर पुन्हा थांबावं लागलं. जे एक पवित्र मंदिर मानलं जातं, विधानसभा, लोकसभा, का जिथं राष्ट्राचं भवितव्य आपल्या राज्यघटनेतून तयार होतं, आणि त्या राज्यघटनेने घेतलेला निर्णय पुन्हा अमान्य होतो, हा त्या घटनेचाही अवमान आहे. म्हणून आता उद्या काँग्रेस सत्तेत आलं आणि त्यांनी एखादा कायदा बदलायला हाती घेतलं, तो मग विरोधक रस्त्यावर येणार, आणि त्यात आपल्याला काहीच माहीत होत नाही. सांगा बरं, 3 कायद्याचा अभ्यास कोणी कोणी केला आहे का? काहीच नाही. पण एकदा मुवमेंट झाली म्हणून काही लक्षात ठेवा. शेवटी राष्ट्र खूप महत्वाचं आहे. आज जगभर जे चाललेलं आहे, जगभर पहा, सगळी अस्थिरता आहे. सगळे युरोपियन देशाचे शस्त्रास्त्र विकून झाले आता सगळे, आणि मारामाऱ्या कोणात चालू आहेत? रशिया, युक्रेन. बरं झालं भारत पाकिस्तान नाही सुरू झालं, ते आणखी पलीकड तरी आहे. म्हणून आपण कधी विद्यार्थ्यांनी नेमकी जे चाललंय ते राष्ट्रहिताचं आहे का राष्ट्रहिताला बाधा आणणार आहे, याच्यावर चिंतन केलं पाहिजे आपण. शेवटी आपलं करिअर, आपलं जिवंत आहेच, ते प्रत्येकाला करायचं. पण हे करत असताना देश सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. अन्यथा पार तंत्र जायची वेळ लागणार नाही, चीन आणि पाकिस्तानची गरज पडणार नाही. एवढ्या समस्या आज आपल्यामध्ये आहे, प्रचंड समस्या आहे. एक जाहिरात सुटली, 1 लाख मुलं रस्त्यावर पडतायत. संधी किती? 12-14 लाख मुलं परीक्षा देतात UPSCची, आणि त्यातून 3-3.5 हजार मेज देतात. आणि ज्यावेळेस पुढे यायचं असं त्यावेळेस फक्त 800-900 ते 1000 मुलं UPSC पास होतात. 14 लाखातून 1000 मुलं. म्हणून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संधी आहे, फक्त ती संधी ओळखता आली पाहिजे. त्या दृष्टीने शारीरिक मानसिक तयारी आपली असली पाहिजे कष्ट करण्याची.
आणि पुढे जाता आला पाहिजे. म्हणून पैसा खूप मिळतो म्हणून सगळे IT कडे पळतात. प्रचंड व्यसनाधीनता आहे त्या फील्डमध्ये आज. प्रचंड काउन्सिलिंगची गरज आहे तिथं. आणि ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये तापमान बदलामुळं आता आखाड महिना सुरू झाला आषाढ, पण हा आता मृग लागल्यासारखी अवस्था आहे. गडगडाट व्हायला लागला. कारण खरीप हा मृगाचा होता आणि आषाढात पाळ्या येतात. सगळं बदललं आहे. आणि दुर्दैवाने ते एन्व्हायरमेंटला ॲडमिशन होत नाही आज कुठंच. म्हणून जिथं भवितव्य आहे तिथं मुलं शिकायला जात नाही. पण जिथं पैसा आहे तिथं प्रचंड डोनेशन देऊन मुलं चालली आहेत. आणि जेवढं डोनेशन देऊ तेवढं परत काढण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आणि मग त्याचा परिणाम सर्वसामान्य, कारण या देशातली सगळी सरकारी व्यवस्था ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांच्यासाठी लक्षात ठेवा. गरिबाची मुलं पैसे नाही म्हणून खाजगी सरकारी शाळेत जातात, खाजगीत नाही. गरिबाची मुलं कोणी आजारी पडलं ते आरोग्य उपकेंद्रात जातात शासकीय, खाजगी डॉक्टरकडे जाऊ शकत नाही. म्हणून आपण हे चॅलेंजेस आहेत ते स्वीकारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा. खूप चांगला परिसंवाद आज या ठिकाणी स्नेहालयच्या माध्यमातून स्नेहांकुरमध्ये गिरीशजी आणि बापूजी सगळ्या टीमनी, हा एक स्नेहालय परिवारच आहे, सर्वांनी आयोजित केला आणि आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि थोडंसं जास्त बोलल्याबद्दल क्षमा. माननीय पोपटरावजींनी अजूनही बोलावं असंच आपल्या सर्वांना वाटतंय, कारण त्याच्या पाठीमागे अभ्यास, अनुभव आणि सहानुभूती या तिन्ही गोष्टी आहेत. आज आपण इथे खरं भारावून गेलोय आणि आता आपला कार्यक्रमातला शेवटचा पार्ट हा आता आपल्याला घ्यायचा आहे. या ठिकाणी पद्मश्री निलिमा मिश्रा आलेल्या आहेत. त्यांना रामन मॅग्सेसे हे सुद्धा, त्याला आशियाचं नोबेल असं म्हटलं जातं, तो पुरस्कार देखील मिळालेला आहे. आणि महिलांच्या प्रश्नांमध्ये त्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण केलं की त्यांना स्वातंत्र्य मिळतं, चॉईसेस मिळतात, त्यांच्या जगण्याची गुणवत्ता सुधारते, त्यांच्या कुटुंबामध्ये बदल होतात. आणि त्यांनी शेकडो कुटुंबांना दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर महिलांच्या माध्यमातून काढलं, ग्रामीण भागातल्या. आणि एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्यांनी काम केल्यामुळे स्नेहालय सुद्धा त्यांच्यासोबत काम करतंय. आज या ठिकाणी निलिमाताई आल्यात आणि त्यांचं भाषण ऐकण्यापूर्वी श्यामजी की कामना, पोपटरावजी की कामना, नीलिमा जी की कामना, हम सबकी ये कामना, बोलो भारत माता की जय जय जय. यानंतर मी निलिमाताईंना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी संवाद करावा. धन्यवाद दादा. सर आज दादा का सुन के बहुत ये लगा कि बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे रहते हैं. मतलब इतने सारे चीज़ों पर दादा ने बात किया, मैंने चिंतन किया, मंथन किया. हम लोग कुछ भी हो, सोच जब आती है, जेव्हा विचार येतात आपल्याला, आम्ही पटकन मोबाईल पकडतो. चिंतन प्रक्रिया ही होत नाही. चिंतनातून ज्या काही व्यक्तिमत्व घडतं किंवा जे काही घडत असतं ते चिंतन प्रक्रिया फार महत्त्वाची. आपल्याकडे काय होतं है कि रिजल्ट फार महत्त्वाचा है. हमारे यहाँ रिजल्ट को, परिणाम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. एक बात ऐसी है कि भाई तुम कुछ बन गए, आप टीचर बन गए तो आप सक्सेस हो गए, पर ये नहीं पूछा जाता है कि भाई टीचर बनना या नौकरी लग जाना, इसको हम यशस्वीता का प्रमाण मानेंगे. आम्ही त्याला यशस्वी म्हणू की मला नोकरी लागली म्हणजे मी यशस्वी झालो, आता मला काही करायची गरज नाही. पण जर असं विचारलं असतं की तुझं जीवनाचं तत्व काय, जीवनाचे आदर्श काय, तुझ्या जीवनाची शैली काय, जर याच्यावरून यश आणि अपयश जर केलं गेलं असतं तर सगळ्यांचं लक्ष आपल्या प्रक्रियेवर गेलं असतं. म्हणून सगळ्यांचं लक्ष काय परिणामावर असतो, प्रक्रियेवर नसतो. आणि म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी अपूर्णता आपल्याला भासते जे मी अभ्यासते. मला आठवते मी मुद्दाम पहिल्यांदा बोलते विद्यार्थींसमोर, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक शुरुआत, ये जो काम कर, मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं यशस्वी हूँ. अभी तक मैं संघर्ष से जी रही हूँ.
सीख रही हूँ, सीखना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ अभी भी उम्र। लेकिन एक बात है कि मैं ये क्यों किया, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो हम क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं, ये क्या और क्यों अगर ये हम भूल गए तो हम भटक जाते हैं। थोड़ा सा भी थोडं ही काही आकर्षक वाटा आलं की आपण भटकतो, आकर्षणाला आपण बळी पडतो आणि आपलं ध्येय लक्ष्य हम सब वो भूल जाते हैं। तो क्यों और क्या बहुत ज़रूरी है। मुझे एक याद है, मैं गांव की हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका है, मुझे सपने देखने का अधिकार मौका है। मैं सोच सकती हूँ कि मैंने क्या करना है। लेकिन मेरी सहेलियाँ जो स्कूल में मतलब जो किसानों की और मजदूरों की बच्चियाँ हैं कि तो वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनकी शादी जल्दी होनी है। तो ये चीज़ क्यों, ऐसा क्यों है। मुझे पढ़ने का मौका है, मेरी सहेलियों को क्यों नहीं है। गांव में किसान बहुत ज़्यादा काम करते हैं, महिलाएं करती हैं, और मुझे बुद्धि मतलब उनकी दिमाग से मतलब वो गाना अच्छे से गाती हैं, खाना अच्छे से पकाती है, अगर अलग अलग मेजबान बनाती, खेती करते हैं, छोटी छोटी कारीगरी काश्तगिरी करते हैं, फिर ये लोग मजबूर क्यों हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बस्तियों में जाती थी जहाँ हमारे भिल्ल समाज होता था, उन बच्चे लंबे कतार लगाकर बैठे रहते थे, नंगे खुले, और वो ये दिख रहा था कि ये लोग स्कूल नहीं पढ़ने वाली, इनका भविष्य क्या होगा। तब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में थी। राम किशोर एक जो भी वहाँ के ये थे किशोर कदम, वो जो शिक्षा मंत्री थे, उनको मैं लिखना चाहती थी कि आप क्यों नहीं सोच रहे हो इनके बारे में। फिर बाद में सोचा कि एक महिला, मजदूर महिला मेरी माँ के सामने आके बात करती है कि मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है और मैं अपने पेट में टॉवेल बांध के सोती हूँ। फिर दर्द होता है कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने अपनी सहेलियों से कहा, यार इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, मैं तो अपने गांव में रहूँगी और कुछ तो करूँगी अपने गांव के लिए। सहेलियों ने कहा, ऐसा नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारी शादी होगी, शादी होके तुम चली जाओगी। तो ऐसा कहा तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, और उम्र के 13 साल में फ़ैसला किया शादी नहीं करूँगी। आज मैं 54 साल की होने जाऊँगी बहुत जल्दी। तो मुझे 54 साल कहने का मतलब ये है कि अभी तक अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण, उनके सहायता के कारण मैं अपने उस निर्णय पर पक्की बनी रही, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि वो फैसला मेरा था। और जो भी है, फिर बाद में जो भी है, मुसीबत आए कुछ भी है, वो मेरा अपना है क्योंकि वो मेरे फैसले का है, किसी का सुन के नहीं है। तो खुद का सुनना बहुत जरूरी है, और खुद का सुनने के लिए खुद को कान देना जरूरी है, और खुद को कान देने के लिए अकेले में रहना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। ये प्रक्रियाएं बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अपने गांव में एक देहात में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, पारोला तहसील, बहादुरपुर गांव, वहाँ पर कौन मतलब हम लोग मराठी भी बोल ले तो हमारी सहेलियाँ हंसती थी कि यार जो मतलब हम लोग ऐरानी बोलने वाले लोग हैं, मराठी भी बोल ले तो फार शानी समझते हैं। हाँ, तो ये वाला तब का माहौल अभी का नहीं, अभी काफ़ी बदल गया है। तो ये वाला माहौल में मैं जाऊँ कैसे, करूँ कैसे काम, कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर मैंने फैसला किया कि मेरी बहन अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी, वो कह रही थी कि भाई साइकोलॉजी नहीं लेना है क्योंकि पूना जाना पड़ता है। तो मुझे पूना जाने का बहाना मिल गया, मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। और मुझे ये कहा गया कि तुम अगर समाज के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम MSW कर लो। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है समाज कार्य के लिए मेरी भावना मुझे काफ़ी है, मेरी संवेदना, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा पक्का दृढ़ निश्चय मुझे काफ़ी है। मुझे अब सीढ़ी चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो मैं पूना आई और वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में MA क्लिनिकल साइकोलॉजी किया। अब ये हुआ जरिया, सीढ़ी। मैं एग्जाम्पल रख रही हूँ, अगर दूसरा सब्जेक्ट मांडायची ऐसे ही नहीं ना, प्रवास मांडू शकते ना, तो ये मतलब स्वकेंद्रीय नहीं होनी चाहिए बात, इसलिए ठीक है। तो ये सीढ़ी बन गई। फिर रहा सवाल, मैंने अपनी सहेलियों को बताया पूना की कि भाई वो सब चिंतित करने लगे, अरे तुम परेशान रहती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो मैंने कहा मैं इस वक्त इस वजह से मैं आई हूँ, ये अपना सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो सबने कहा कि अरे ऐसा है तो तुम एक काम करो, अन्ना हजारे जी के यहाँ चली जाओ। तो हमने कहा हाँ वहाँ तो चली जाऊँ, पर मुझे सीखना है पहले। फिर उस वक्त मैंने जैसे ही अपना एग्ज़ाम दिया 93 में, वहाँ भूकंप हुआ था लातूर में। तो
इश्तिहार भी आई थी 2 साल के बाद कि भाई सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है, ये चीज़ें दी जाएंगी आपके लिए, ये सारा इंतज़ाम है, ऐसा वैसा। तो मेरी सहेलियों को पता था कि ये पागल है, ये कुछ देखना चाहती है। तो उसने कहा कि देखो लगा है, तुम जो ढूंढना चाहती हो सब कुछ है, वहाँ पर जाओ, लातूर में जाके सेवा करो। तो मैंने कहा कि मुझे तो ये नहीं करना था। क्या नहीं करना था? समाज सेवा करनी है, लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये भी तो स्पष्ट था। क्योंकि लोगों के लिए जो, या समाज के लिए, देश के लिए जो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो हमारा वजूद, हमारा एहसास हमें क्या बताता है, वो भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। वो नहीं करना था। तो मैंने कहा कि मुझे ग्राम रचना का, ग्राम निर्माण का काम करना है, तो उसके लिए मुझे सीखना ज़रूरी है। मैं आर्ट्स फैकल्टी की हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है, मुझे सब कुछ सीखना था। फिर करते एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसको पता चला कि एमए के एग्ज़ाम दिया, 2 साल हो गए, मुझे जिस मकसद से मैं पूना आई वो तो मिला ही नहीं। एमए हुआ, एग्ज़ाम दिया, मैं अपने घर गई वापस, और मेरी सहेली ने लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखी कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें जब मौका मिला, ये मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मौका नहीं लिया, अब जाके गांव में बसी हो, तुम्हारा ये तरीका मुझे पसंद नहीं आता है, वगैरह वगैरह। वो मेरे उस लेटर में अपने मेरे माता पिता के लिए भी लिखती थी, तो चिट्ठी कॉमन थी। तो मेरे पिताजी ने पढ़ लिया, मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि जिस लिए तुम गई थी पूना में, तुमने मौका मिला तो तुमने किया नहीं। हमने कहा मुझे वो नहीं करना है। तो बोलते क्या करना है ये भी तो नहीं पता है तुम्हें क्या करना है। हमने कहा मुझे कुछ करना है, पर मुझे क्या करना है ये मुझे पता नहीं चल रहा। बोले कि अन्ना हजारे जी जो करे वो भी नहीं करना है तुम्हें, जहाँ सेवा करने का मौका मिला है वो फिर करना क्या है। मेरे को नहीं बताना आ रहा था, पर मैंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बताना नहीं आ रहा है, पर मुझे जो करना है वो ये नहीं है, कुछ अलग है। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कुछ करना है तो करके दिखाओ, यहाँ से निकलो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें 2 साल मैंने भेजा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैं वापस पूना आई, ना रहने का ठिकाना ना कुछ था। मेरी बहन हॉस्टल में थी, उसके यहाँ कुछ दिन रह लिया। और जब मैं ये करती थी, एमए साइकोलॉजी में कर रही थी, तो सबको मैं ये बताती थी पागलों की तरह, कुछ पता चले तो मुझे बताओ, इस संदर्भ में कुछ पता चले। हम लोग साइकोलॉजी में ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमको एक एक बंदा लगता था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो लोग बड़े भागते थे। साइकोलॉजी जिनका है उनको पता चलता होगा। तो सबको मैंने बताता कि बताना मुझे जो कुछ भी होगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला ग्रुप था, तो उन्होंने बताया कि ये सुन, तेरे को चाहिए था ना कुछ, तो वो तेरा पागलपन जैसा है। पाबल में, विज्ञान आश्रम पाबल है, वहाँ डॉक्टर कलबाग सायंटिस्ट रहते हैं। एक टेकडी आहे, टेकडीवर ते राहतात, तुला बघ तुझ्या मनासारखं तिथं तरी तुझं उत्तर मिळते का ते बघ, वहाँ पर तुम्हारा जवाब मिलता है क्या देखो। तो मैं वहाँ 1995 में गई और बैठी और सर की बात सुनी, और मैंने कहा कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि हो सकता है मंजिल पाना ऐसा नहीं है कि हमने सपना देखा, हमने कोशिशें की और हमें तुरंत मिल गई, शायद ना मिले। और जब तक ना मिले तब तक हार नहीं मानना। लोग पागल कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन तब तक हार ना माने तो एक होता है, हम जो चाहते हैं वो करने का मौका मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिंदगी में सुखी रहोगे, ऐसा नहीं है। अगर सुखी रहना है तो भौतिक जीवन में चले जाओ, नौकरी कर लो, सुखी हो जाओ, वैसे भी कोई सुखी नहीं होता है। लेकिन संघर्ष, हमारी मंजिल पाकर भी संघर्ष हमारे साथ कायम है, और वो है इसीलिए हमारा अस्तित्व है, क्योंकि वो हमें जिंदा रखता है, एहसास दिलाता है, पल पल हमें सिखाता है, हमें बनाता है। तो ये जरूर है। तो फिर वो मिल गया डॉक्टर कलबाग जी के यहाँ। डॉक्टर कलबाग जी के यहाँ जाते ही उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहोगी। हमने कहा मैं अपने गांव वापस जाना चाहूँगी, काम करना चाहूँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है, 3 महीने में सीख लो, संस्था कैसे चलाते हैं कर लो। हमने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है, मैं आर्ट्स फैकल्टी की लड़की हूँ। तो बोलते हैं ठीक है चलो 2 साल कर लो। तो करते ये हुआ कि उन्होंने मुझे डिप्यूटी डायरेक्टर बना दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और वहाँ पर मैं ट्रैक्टर चलाना सीख गई, पोल्ट्री फार्म ये करना, वेल्डिंग करना सीख गई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना सीख गई, सॉइल एनालिसिस करना सीख गई, ब्लड ग्रुप टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर करने को, कंप्यूटर असेंबल करना सीख गई, सब कुछ। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं गाँव के हर व्यक्ति के
हर समस्या के लिए कुछ काम करने का मुझे मौका मिला है। डॉक्टर कलबाग जी का और मेरा जो सहवास था, एक था कि संवाद, चर्चा, और मैंने उनसे एक परमिशन ली थी की सर मला सिली क्वेश्चन्स विचारायची परवानगी द्या, म्हणजे माझं शिक्षण तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवू नका, मला प्रश्न काही येतील पण त्याचा संदर्भ माझ्या शिक्षणाशी न जोडता जर तुम्ही करणार असाल, हे तू MA झालीस तुला एवढं कळत नाही म्हटलं तर मग मी संकोच करणार, मला काहीच येत नाही. आणि त्यामुळे मला खूप प्रश्न विचारता आले, खूप संवाद साधता आले आणि माझ्या विचाराच्या एक दुनिया ओपन झाली आणि माझी ती दुनियात मी रमायला लागले. सर म्हटले की मला असं वाटतं की एकदा 5 वर्ष झाली, 15 ऑगस्ट होता, ते म्हटलं 1995ला मी त्यांच्याकडे जॉईन झाले होते, पण मी तोपर्यंत म्हणजे 5 वर्ष झाल्यावर सरने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे बड़े भाई गिरीश दादा, मुझे वो बहुत परेशान है, मैं भागती बहुत हूँ, वो बार बार मुझे बैठाते हैं, अभी भी उनकी कुछ भी कार्यक्रम हुआ ना, बैठो यहाँ बैठो, उनसे बात करो, अपनी बात शेयर करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मुसीबतों से निकलूँ. और उसी तरह से उनको ये कहाँ चले, अभी ये जो मैं गई हूँ ना, रात को मैं ड्राइव करके गई हूँ, रात भर मतलब सुबह पहुँची और सुबह तुरंत वैसे आई, नींद नहीं ली, उस पर मुझे अभी कितनी डांट पड़ेगी ये मुझे ही पता है बाद में, क्योंकि उनको पता है कि मैं भागती हूँ. और इसीलिए सर भी मुझे कहते थे कि तू बटरफ्लाई है, भागती है, बहुत भागती है, मैं तुझे पता नहीं कैसे बांध के रखूँ. यही सवाल जो दादा को है वही सवाल सर को था. तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम यहीं पर बस जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, ये लो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके अकाउंट्स है, ये उसके कॉर्पस है, ये सब कुछ है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें. तो मैंने सर को कहा था कि सर मेरी 2 मजबूरी है, ये 2 मजबूरी के कारण शायद मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी. तो उन्होंने कहा क्या. हम दोनों उनके घर के बाहर बरामदे में बैठे थे, वहाँ एक पेड़ था सर, और कहा कि इस पेड़ तक मुझे अगर जाना है तो मुझे अपने कदमों से चलना पसंद आएगा. अब आप कहोगे कि अरे पागल हो, क्यों अपने कदमों से चल रही हो, मेरे पास ये क्या है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, चलो 2 मिनट के अंदर तुम पहुंच जाओगे, तुम घंटों क्यों लगा रही हो, सालों क्यों लगा रही हो. तो मैं कहूँगी कि सर मुझे हर कदम अपने इससे चलना है, हर कदम मैं चलना चाहूँगी, मुझे अंदाज लेना है. जिस वक्त मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया, समाधान हो गया कि हाँ ये चलना मतलब क्या है, ये चलना मतलब क्या मुझे समझ में आ गया, फिर मैं कहूँगी कि सर बुलाइए ना, कोई हेलीकॉप्टर हो तो मुझे पहुँचा दीजिएगा, अब मेरे दिमाग की ज़रूरत ख़त्म हो गई है. दूसरा एक एग्जाम्पल दिया था कि दीवार अगर बनानी है तो हर ईंट मैं अपने हाथ से रखना चाहूँगी, हर ईंट. अगर भविष्य में कोई भी ईंट को दरार आई या कुछ भी हुआ है तो उस ईंट को क्यों दरार आई है, इसी ईंट को क्यों आई है, इसका वजह मुझे पता होगा, तो उस पर क्या करना है ये मेरे को, ये 2 जरूरतें मेरी हैं सर. और तीसरे मैंने बात कही थी, तीसरी मैंने उनसे बात कही थी कि सर मैंने बचपन से सपना देखा है अपने गांव का, और मैं जब छोटी थी तो मैं हर घर में देखती थी कि किसके घर में कितना क्या है, गरीब का घर मतलब क्या है, उनके घर में मैं जाती थी. मैंने हर गांव के हर इंसान का चेहरा देखा है, सोच देखी है, काम देखे, जिंदगी देखी है, उनका पूरा देखा है, और मेरे दिमाग में मेरा पूरा गाव बसा आहे. माझं गाव माझी प्रयोगशाळा आहे सर, मला जे काही करायचं आहे ते माझ्या गावात मला करायचं आहे. म्हणून मी कदाचित मी टिकू शकणार नाही इथे. और ये सोचकर 8 साल मैंने सर के साथ बिताए और वापस अपने गांव गई. उस दौरान मैंने सर को कहा कि सर मी कुठल्या कामापासून सुरुवात करावी. तो सर ने कहा था कि एजुकेशन से आप शुरू करो. तो एजुकेशन से शुरुआत करना है मैंने कहा बच्चे बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, बड़े होंगे, अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, तब माँ बाप की ज़िंदगी बदलेगी. मुझे तो मंजूरी नहीं है आज ही माँ बाप की ज़िंदगी कैसे बदल जाए, बच्चे अपनी ज़िंदगी बदले, कभी भी बदले. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक मौका देता हूँ. तब टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर एक प्रोजेक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो उन्होंने कहा था कि देखो इसके तहत तुम जाके हर गांव में विजिट करो, हर संस्था को पूरे भारत भर घूमो. अकेली 22 साल की थी मैं तब. पूरे भारत घूमने का मौका मुझे मिला अकेले, और वहाँ पर जाके हर संस्था के बारे में जानकारी ली. तो सर ने कहा कि देखो तुम जब वापस आओगी
तो तुमने एक लिस्ट बनानी है कि तुम क्या काम करोगी, और लिस्ट बनी क्या नहीं करना है, इसकी लिस्ट मेरी बनी। सर ने कहा सर ये तो क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट बनी है, क्या करना है इसका तो पता ही नहीं चल गया। तो सर ने कहा देखो क्या नहीं करना ये अगर आपको पता चल गया तो सीधा मार्ग आपको मिल जाएगा, क्या करना है ये अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और लिस्ट बनी, क्या बनी कि मैं देख रही हूँ कि संस्थाओं में मैं जा रही हूँ, उनको कह रही हूँ कि सर आप ये काम कर रहे हो पर आपके एरिया में तो ये सवाल है, तो कहते हैं कि अरे कहाँ टाइम है, ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर इन सवालों की तरफ कब ध्यान दें। तो मैंने कहा कि चलो बात खत्म, प्रोजेक्टवर आधारित कामाची रचना नको, प्रश्नांवर आधारित काम, इशू बेस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये तय हो लिया। दूसरी बात मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो समाज कार्य में इसलिए उतरते हैं कि मैं वो लंबा क्यों हो रहा है सर, थोड़ा सा 10 मिनट या 10 मिनट में करती हूँ, कि ये हो रहा है कि लोग ये कर रहे हैं कि माने बहुत उम्मीद से समाज कार्य के लिए आते हैं, पर जब कुछ काम आता है, जिसे सर दादा ने जो काम किया है वो खुद के दिमाग से किया है। ये क्यों अलग हुआ, अन्ना जी का काम क्यों अलग हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को नहीं मारा है। पर मेरे सामने जो एग्जाम्पल थे वो थे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी सोच को मार दिया उस पैसों के कारण, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा दे रहा है वो गवर्नमेंट का पैसा लोगों का पैसा होता है और उसका काम करना बहुत जरूरी है, पर उसमें अपनी क्षमता नहीं, ये मेरे को पता चल गया। और ये है कि जो मतलब कोई मुझे बताएगा कि ये काम करो, ऐसे करो, इतना करो, तो मैंने कहा कि भैया मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट का एक तो काम करना नहीं आएगा, मेरा दिमाग शांत नहीं है, और दिमाग शांत करने वाले रहे वो बहुत अच्छे काम करे, मेरी क्षमता भी नहीं है, तो मैंने गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लेना है। और देखा कि यार ये शोर शराबा, मोर्चा, आंदोलन, ये मेरे से नहीं होने वाला, ये तो भी मैंने देखा। मैंने कहा कि मुझे कोई भी पुरस्कार नहीं चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि किसी भी अवार्ड्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम किसी भी अवार्ड्स के लिए ये अर्जी नहीं करेंगे। और प्रसिद्धि माध्यम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, हम उसमें भी नहीं जाएंगे। तो हम लोग कभी न्यूज़ नहीं, हम लोग हमारी टीम को बोलते जिस दिन तुम लोग न्यूज़पेपर में या टीवी पर देखोगे तो समझ लेना कि तुमने कुछ गलत कर दिया है, वो भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने तय कर दिया और काम को लिया। अब मैं वो सब चीज़ें नहीं बताती हूँ, पर एक थोड़ी झलक मेरे को, अभी 10 मिनट की 3 मिनट हो गए, 7 मिनट है मेरे पास, तो 7 मिनट में मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। बात ऐसी है कि जब मैं अपने गाँव में गई तो मैंने सबसे पहले 27 साल का प्रोग्राम बनाया कि मैंने क्या करना है। 27 साल के प्रोग्राम में 9 साल की 3 फेजेस बनाए। हर फेजेस में उसका पूर्वार्ध, उसका उत्तरार्ध भी बना। और पहले फेज में, पूर्वार्ध में हमने ये कहा कि हमारी क्षमता क्या है और हमारी मर्यादा क्या है, वो डिफाइन कर लिया और उसके ऊपर काम करने लगे। और फिर जो इशू है लोगों के, उसका जो कॉमन सॉल्यूशन है, उसकी रेप्लिकेबिलिटी हम टेस्ट करेंगे। और अगर वो उसकी रेप्लिकेबिलिटी टेस्ट होगी, उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट, रेप्लिकेबिलिटी बन जाइए, उसकी रिलायबिलिटी भी टेस्ट होगी, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर नेशन, बिना शोर शराबे का, बिना मीडिया का। ये हमारा प्रोग्राम था 27 का पूरा। और इसको ये जो कार्य था, ये कार्य टीम के बिना नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे गांव, मेरा जो गांव है, वो गांव में ये कल्चर बन गया कि सोचना, चिंतन करना, ये मेरी प्रक्रिया बन गई और उसके तहत हम लोग चलते गए। बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं, डगमगाया कोई नहीं, क्योंकि हमें वो प्रक्रिया जो है वो हमारी इतनी मजबूत थी कि बहुत। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि महिलाओं के साथ काम करना। मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, महिलाएं बोली कि हमको तो रोजगार चाहिए, कैसे करेंगे, अकाल था गांव में 3 साल, तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि देखो चीज़ें बनाना तो आपको आता है, पैसा मेरे पास भी नहीं है, तो पैसा भी अपने आप को खड़ा करना है, तो ये प्रक्रिया करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खुद का पैसा लगाकर पहला एक्सपेरिमेंट उस गांव में बना। 33 तरह की चीज़ें बनी। अब वहाँ घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ पर औरतें आती हैं ससुर को बता के कि मी दत्ता चिप का है, दत्ता से पारायण ला जाती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, करके वो लोग एक जगह आते हैं, चीज़ें बनाते हैं अपने खुद के पैसों से।
जबकि अकाल था तो कहती है कि ये पैसा अकाल के समय में निकालना इतना मुश्किल है, 1 रुपया भी निकालना। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए हमने कहा कि ये डूब गया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सोच ले कि उस गांव की महिलाएं आई इकट्ठा और उन्होंने चीज़ें बनाई, 33 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने बनाए। और फिर हमने कहा कि चलो, वो ये है 24 साल पहले की बात। तब ये एग्जीबिशन, बचत गट, स्टॉल, ये सब कुछ भी बातें नहीं थी। बचत गट तो मालूम भी नहीं था हमारे यहाँ। तो जब वो स्टॉल लगाने का सोचा तो वो बोलती कि स्टॉल क्या है? तो हमने कहा कि खड़ा होना है, आपको आपकी चीज़ें बेचनी है। तो कहती कि नहीं, हम नहीं बेचेंगे, हमारे पति होंगे, हमारे ससुर होंगे, हम उनके सामने कैसे खड़े रहे? तो चीज़ें, फिर हमने कहा कि अगर आप नहीं करती हो तो हम काम यहीं पर ख़त्म करते, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें बनाएंगे वो बिक्री का, उसका सेल का जिम्मेदारी हमको ही लेनी पड़ेगी। तो जब वो बहनें खड़ी हुई और चीज़ें बेची गई, उसके बाद से लेके 2019 तक का मैं कहती हूँ, 100 औरतें, उस गांव की 100 औरतें पूरे महाराष्ट्र में मार्केटिंग करने के लिए हफ्ते में 3 से 4 दिन के लिए जाती थी, जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। आज तक हमें कभी भी, मतलब 80 से 90 लाख रुपए का सेल हमारा होता था। 8-9 गाड़ियां हमारी जाती थी, डोर टू डोर मार्केट करने जाती थी। उनकी होशियारी देखो, किसी को नहीं कहा गया कि तुम कहाँ जाओगी, उन्होंने ही कैसे ढूंढना है, आपके पास आई, आपसे आपके बहन का एड्रेस ले लिया, आपकी सहेली का एड्रेस ले लिया, करते उन्होंने पूरा महाराष्ट्र कवर कर डाला। जब एक बार एक जगह कहीं चोरी हुई थी तो ये लोग अपना झोला लेके जा रही थी, तो पुलिस वहां पर देख रही थी। पुलिस बोले कि चलो हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो बोले क्यों? तो बोलते यहाँ चोरी हुई। तो बोलते हैं कि हम लोग तो हमारा बचत गट का माल बेचते आए। तो बोलते नहीं नहीं, ये तो हमारी प्रोसेस है। ले गए तो वहां पर 2-3 घंटे उनको बैठा के रखा। तो उन्होंने कहा कि साहेब, तुम्ही 2-3 तास बसवलं, आमच्या आतापर्यंत इतक्या रुपयाची विक्री झाली असती, आता मला माहित नाही, हे सगळं सामान तुम्ही घ्या, तुमच्या बायकांसाठी कुर्तीज घेऊन जा, तुम्ही देखे आए वो लोग। मतलब इस तरह से न जाने क्या है, सेल करते समय उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि दीदी आम्हाला दगड द्या, दगड सुद्धा आम्ही विकून येऊ शकतो, इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया। ये वो गांव है जिस गांव ने कहा कि गोधड़ी हमको आती है। और जब गोधड़ी का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस गोधड़ी का 100 गोधड़ी की ऑर्डर हमें मिली, यहाँ से जर्मनी से मिली, मारिया ने दिया था। लेकिन जब हमारा डिजाइन फेल हो गया तो वो हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। ये नुकसान सहने वाली मेरे गांव की वो औरतें थी, वो बहनें थी। और उसी बहनों के कारण आज 1-1 लाख गोधड़ियां हम लोग बनाते थे। एक महीने में 8,000-9,000 गोधड़ियां बनाते थे। खेत का काम करके रात को आके वो काम करते थे, टारगेट पूरा करते थे। और यही गांव के बहनों ने वहां पर इतिहास रचा है। लेकिन एक समय ऐसा आया, हमारी ये सारी काम, मैं बहुत सारे समय के अभाव से नहीं बता पा रही हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, दिशा क्लियर है। लेकिन ये सारे काम को हमें, जो आज क्या मेरे पास शब्द नहीं है, जिस पर हम लोग रुक गए, वो है हमने किसानों के लिए काम शुरू किया। किसानों के लिए काम शुरू किया हो नहीं, लेकिन उस प्रक्रिया में जो हुआ, जब किसान आए उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप काम करो। तो सारी औरतों ने मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मत आओ, क्योंकि आप लोग आओगे, जो हमारा डिसिप्लिन से काम चल रहा है वो नहीं होगा, आप लोग नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप पुरुषों के लिए काम नहीं करोगे, महिलाओं के लिए चल रहा है ना, आप इनको मत एंटर करो। तो इन्होंने कहा कि अरे हमारे आसपास किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो होने दो काम, हम लोग नहीं बुढ़ाएंगे पैसा। तो किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, सक्सेस हुआ। किसान बोलने लगे कि हमें नायलॉन की रस्सी की जरूरत नहीं, ये वो सारी बातें हो गई। 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हमने बांटा था, 30 करोड़। और फिर जब बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा समय चला गया, फिर एक गांव आता है, 200 गांव में काम चल रहा था ना, मतलब यहाँ तक कि किसानों की, आदिवासी भाई बहनों की जमीन जो गिरवी थी 40-40, 50-50 साल से, वो भी छुड़वाई। वहाँ पर पाइप, वो जमीन लेवल में की, लेवल में भी नहीं थी, साहूकारों ने उसको लेवल में भी नहीं रखा था, तो वो भी किया, वहाँ तक का खर्चा किया, पाइपलाइन किया, बोरवेल किया, सारा काम किया। पहाड़ियों पर बिजली लगाई, गाय भैंस सब कुछ किया। और फिर एक गांव कहता है कि दीदी हमारे इलाके में तो बारिश ही नहीं है, हम लोग पैसे कहाँ से देंगे। और कंपनियों को मैंने कहा, किसानों को भी मैंने कहा था कि मुझे फाइनेंस नहीं करना है, बैंक नहीं बननी है, मैं सिर्फ आपको ज़रूरत है इसलिए मैं लाके दे रही हूँ, पर मेरा काम अलग है। उन्होंने कहा कि ये, मैंने कंपनियों को, अलग अलग संस्थाओं को कहा, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, सब जगह की,
कि आप लोग ना मेरे किसानों को पैसा दे दो, वो लोग 1-1 रुपया लौटाएंगे आपका। तो पहला रिकॉर्ड 100% रिटर्न्स। सबने देखा कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। तो लोग कहते कि हाँ देते हैं हम आपके लोगों को। उन्होंने दिया। एक गांव ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है तो आप माफ़ कर दो, एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने। जैसे ही सबको पता चला, सब लोगों ने, दीदी इस साल मुश्किल है पैसा देना, इस साल मुश्किल है पैसा देना। मैंने कहा 20-30 करोड़ बांटा है, तुम लोग सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो, ये सारा पैसा मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। कहते कि नहीं हम आपको देवी मानते हैं, हम आपका मंदिर बनाएंगे। हमने कहा मंदिर नहीं, मुझे पैसा दे दो। तो कहते हैं कि नहीं, बापूजी भी गवाह है, बापूजी भी शुरू में आए थे गिरीश दादा के, इससे गिरीश दादा के हमारे बापूजी के हमारे मतलब जब से हम लोग इस समाज कार्य में पैदा हुए तब से ये हमारे माँ बाप हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं है पैसा, ये सब उसके गवाही है ऐसा। और फिर मैंने कहा कि हे भगवान अब क्या करें, कंपनी वालों को कहाँ से दे पैसा। और फिर मैंने कहा, लोगों से कहा कि दे दो, ये लोन दे दो, उनको वापस करना है। लोगों ने दिया, ब्याज से दिया। हमने कहा तुम लोग दोगे ना वापस? तो बोलते हाँ देंगे हम वापस। लोगों से उठाकर सब कंपनियों को दिया और फिर बाद में सब लोग भूल गए, पैसे दिए गए और दीदी करेगी करके। किसी ने मकान बनवाया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की, किसी ने बेटियों की शादी की, किसी ने घर जिंदगी में एक मकान बनाए थे, सैकड़ों मकान बने जिनके पास छत नहीं था, हजारों संख्या में टॉयलेट्स बनी, बहुत सारा। खुद का जेसीबी लेके वाटर शेड डेवलपमेंट का काम, बहुत सारा। वो सब फिर कभी हम बताएंगे वो सारा जर्नी। फिर क्या हुआ, फिर कोरोना तक हमारा सारा सामान बेचना और ये सब चल रहा था। उसमें से हम लोगों को लौटा रहे थे पैसे, साइकिल बराबर चल रही थी, कोई इशू नहीं था, सबके पैसे मिल रहे थे। सब कहते कि दीदी 1-1 रुपया देती है, ये हमें भरोसा है। और फिर आया कोरोना, चीज़ें बनना बंद हो गई, सेल होना बंद हो गया, रेवेन्यू आना बंद हो गया। फिर कोरोना तक तो रुके, बाद में सब लोग आए, हमारा पैसा हमें दो, अभी सारा का सारा पैसा दो। कैसे दे? काम करना मुश्किल हो गया था वहाँ पर। वो आके बैठे थे, हमें नहीं पता दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, अरे हम तो बहुत मानते हैं, हमारा पैसा हमें तो। कहाँ से तू पैसा में? फिर क्या करूँ? फिर जैसे जैसे जो मार्ग बताता गया वहाँ पर जाते गई। भाई अपार्ट फ्रॉम CSR फंड कंपनीज देती है डोनेशन, ऐसी कंपनियों के पीछे लग गई। गिरीश दादा बोलते थे वहाँ से, यहाँ से चिल्लाते थे, तो पागलपन मत कर, वापस आ वापस आ, ऐसा मत कर। आई भी थी, फिर से चल गई। हमने कहा नहीं लोग परेशान करे, दादा को क्या पता मेरी परेशानी, तो चली गई। तो फिर बाद में देखा कि नहीं, ये सबसे काम नहीं बनने वाला है। तुझा आहे तुझ पाशी, जो तुम्हारे पास है जो भी कुछ है। तो कहा कि जो अपना काम था उसे शुरू करते हैं। तो और कहाँ जाती, अपने भाई के पास चली आई। दादा मैं आ गई। दादा बोले चल बैठ, बताया तो था, रहने का किया, खाने का किया प्रबंध, मेरी टीम का किया, सब कुछ। एक सवाल नहीं किया दादा ने कभी, एक सवाल नहीं, सब कुछ जो चाहिए वो देते हैं और बड़ी डांट भी देते हैं। सबसे अच्छी डांट मेरे को जो प्यारा लगता है उसकी डांट लगती है, क्योंकि वो मुझे जगह पर रखता है, ज़मीन पर रखता है मुझे। जो मतलब जो आपका भला चाहते हैं ना, वो आपको मतलब माँ दवाई पिलाती है ना, कड़वी होती है ना, वो माँ ऐसे कैसे कर सकती है? क्योंकि माँ को पता है कि तेरी सेहत कैसी बननी है। तो मेरा भाई मुझे वैसा करता है। फिर आई नगर में, कैसे शुरू करे, कहाँ से काम? पैसा नहीं है, -20 करोड़ के में हूँ मैं आज। मैं कहाँ से काम करूँगी? पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे शुरू करूँगी? क्या करूँ? गोधड़ियाँ बनाऊँ, गोधड़ियाँ बना के बेचने भी लगी। अरे कैपिटल तो बहुत लग रहा है, फिर आप क्या करूँ? तो मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं ना कि रोजगार भी मिले महिलाओं को और कुछ नया बनाए, चीज़ें बेचे अपन। तो टाके डालने का, गोधड़ी का टाका है ना, वो तो सबको आता है। तो मैंने कहा की ताईनो आपण गोधडीचे टाके टाकतो ना, ते फक्त छोटे टाकायचे, सारख्या अंतरावर टाकायचे। टाकाल तुम्ही? हो। दाखवू कसं? दिखाया, सबको दिखाया। हाँ आ गया सबको। 2500 औरतों को काम दिया टाके डालने का। क्या किया होगा बहनों ने? ये लंबे लंबे बड़े बड़े टाके, 1-1 इंच के टाके डाले, पेन से पूरा ले। 80% हमारा माल वैसा आया। मैंने सबको वीडियो करके बताया, ये देखो ये आपका माल है, इसका मैं क्या बनाऊं, क्या आप लोग खरीदोगे? नहीं, सिर्फ एक कहा बहनों को, सबको वीडियो करके बताया था मैंने कि देखो बहनों आपका 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मैंने जो शुरू में आपको बताया था मेरे गांव की बात कि
लॉस हो गया, फिर भी वो बहनें साथ बनी रही। मार्केटिंग के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किए, ड्रेस हम लोग बनाते हैं, हमारे ड्रेस ये वाला भी ड्रेस हमारे यहाँ का बना है, ड्रेस हम लोग बनाते हैं। तो ड्रेस कैसे बनाए, कोई एक भी एक्सपर्ट नहीं है ड्रेस में, एक भी नहीं, किसी ने सिलाई का भी नहीं काम किया, सिर्फ एक ड्रेस को पूरा उधेड़ लिया, उसको अखबार पर डाला, उस तरह से कटिंग कर लिया, वैसे करके ड्रेस बनते थे हमारे यहाँ। ऐसी शुरुआत होती गई। ये एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट पेशेंस मेरी यहाँ की बहनों ने रखा। और जब मैंने यहाँ पर बताया कि देखो बहनों, आप लोगों ने तो काम बहुत ये किया है, खराब हुआ है, नुकसान हुआ है, 38 लाख रुपीज मैंने बांटा है उनको, मैंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, इसके बाद का जो काम आपने किया है वो मैं शायद नहीं ले पाऊंगी और पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगी, मुझे 4 से 6 महीना लगेगा, मेरे से पेमेंट नहीं होगा क्योंकि मैं पहले से ही बहुत लॉस में हूँ। तो आप मुझे साथ देना। 4 से 6 महीने हो गए, सब लोग रुके हैं, पर रोज झगडे कटकट, आम्ही मोर्चा करू। अरे कशाला मोर्चा करता, तुमचे 1-1 रुपया मिळतोय, तुम्ही साथ द्या। पर एक जरूर है कि हर गांव की एक लीडर ऐसी मिली है कि वो सबको मेंटेन करती है, बहुत सारे इश्यू चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तब मुझे मेरे गांव की याद आती है, बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है मौका मिलता है, मौका मत छोड़ो आप। हर चीज को पैसों से मत तोलो। जो सीखना होता है सीखो, सोचने का मौका मिलता है सोचो, कर्म करने का मौका मिलता है कर्म करो। और ये बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है, जो मेरे गांव के लोगों को मिला। मुझे लगा कि मैं आज उसी चीज को सामने रखकर अपने गांव के लोगों को याद करूं और आपके सामने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मैंने आज पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। निलिमाताईबद्दल एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की तिच्या इतकी प्रामाणिक व्यक्ती बरं का, मी असं कार्यकर्ता किंवा असं संघटक अशा अर्थ नाही, तिच्या इतकी व्यक्ती म्हणून इतकी प्रामाणिक व्यक्ती मी क्वचितच पाहिली, फार थोडी, हाताच्या बोटावर मोजणे इतकी प्रामाणिक माणसं अशी तिच्यासारखी या जगामध्ये आहेत। तिची भयंकर प्रामाणिकता मी पाहिली। आणि मी दुसऱ्या एका गोष्टीने फार आश्चर्यचकित होतो, त्याला आपण वेडेपणा म्हणू शकतो, काय म्हणू शकतो, तिने लोकांवर विश्वास ठेवला, लोकांनी तसा विश्वासाचा परतावा केला नाही, आपलं काम काढून घेतलं, आपले सातबारे मोकळे करून घेतले आणि तिच्यासाठी खूप त्रास आणि कष्ट आणि अडचणी मागे ठेवल्या। त्या अडचणींचा उल्लेख आणि ती जे आयुष्य जगली आत्तापर्यंत, तो प्रवास खतरनाक आहे, तुम्ही ऐकू शकत नाही। मी त्याला सारखं सांगतो की तुझ्या सगळ्या अडचणींवर जर तुला मात करायची असेल ना, तर तुझे सगळे अनुभव खरे लिही माणसांच्या नावासकट, तू फार श्रीमंत होऊन जाशील परत एकदा आणि मोठं काम करशील, कारण ती इतके जिवंत अनुभव आहेत। पण तिला थांबायला वेळच नाही, कारण ते खूप मोठं असं ओझं आहे जी ती ओढतीये। पण मी याच्यामुळं खूप नम्र होतो, मी जेव्हा पाहतो की इतकी सगळी अडचणी असून सुद्धा ती मोडून पडत नाही, ती खचत नाही आणि ती म्हणते मी प्रत्येकाचा 1-1 पैसा परत करणार आहे, मी एकाही माणसाचा 1ही पैसा ठेवणार नाही। हे जेव्हा मी पाहतो, खरं इतका त्रास असेल तर माणूस हातवर करून मोकळा होता। आपण पाहतो कुठले कोण लोक आहेत, हजारो कोटी रुपये बुडवून आपल्या देशाचे ते परदेशात जाऊन मजा करत बसलेले आहेत। किती लोक पाहतो आपण, रोज पेपरमध्ये बातम्या वाचतो, फारच मोठी यादी अशा लोकांची की ज्यांनी बँकांचे म्हणजे इथल्या सामान्य लोकांचे अब्जावधी रुपये बुडवले आणि परदेशात जाऊन मजा करतात। त्यांना काही घेणदेण नाही, तुम्ही इकडे रडा, त्यांच्या नावाने शिव्या द्या, त्यांना काही फरक पण पडत नाही। आणि ही म्हणते की मी 1-1 पैसा प्रत्येकाचा पूर्ण करणार, आणि ते कारण ते पण कष्टकरी आहेत, अडचणीतले लोक आहेत। तर मला तिच्यासारखं लढण्याचं आणि कधी न तुटण्याचं सामर्थ्य असलेली व्यक्ती म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये आहे, याचं मला खूप देवाची मी आभार मानतो की असा एक माणूस आहे, इतका प्रामाणिक आणि इतका अभेद्य, जो कधीच तुटणार नाही। आणि माझी खात्री आहे की परमेश्वर निश्चित तिचे स्वप्न साकार करेल। आज आपण या ठिकाणी 3 पद्मश्रींना ऐकलेले आहे, तिघांचे अनुभव वेगवेगळे आहेत। आपल्याला माननीय पोपटराव पवारांनी जिवंत अनुभव सांगितले, समाजाचं सध्याचं चित्र आपल्या पुढे मांडलं।
माननीय डॉक्टर श्याम सुंदरजींनी आपल्याला त्यांची अनुभूती सांगितली जी राजस्थानमधली आहे, पण त्यांनी खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की महाराष्ट्र हा नेहमीच त्यांच्यासाठी प्रेरणादायक प्रांत राहिला. इथले हिवरे बाजारचा प्रयोग, इथला राळेगण सिद्धीचा प्रयोग, यातून त्यांना प्रेरणा मिळाली. खूप महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. आणि तिसरं आपण निलिमाताईंचं एक जिवंत आत्मकथन ऐकलं जे एकदम प्रांजळ होतं. त्याच्यामध्ये कुठेही दिखावा नव्हता. म्हणजे खरंच समाजामध्ये काम करताना काय अनुभव येतो कार्यकर्त्याला, तो एक प्रातिनिधिक स्वरूपातला हा अनुभव आहे, तोही आपण ऐकला. आता यातून आपल्या मनामध्ये पुष्कळशे प्रश्न तयार झाले असतील. ही सगळी माणसं आपल्याला पुन्हा केव्हा तरी भेटू शकतात आणि हे सगळी माणसं आपल्याला ईमेलवर, सोशल मीडियावर सुद्धा भेटू शकतात. आपण त्यांना आपले प्रश्न विचारू शकता आणि आपण प्रत्यक्ष जाऊन त्यांची कामं पाहिली पाहिजेत. ज्या ज्या लोकांनी हिवरे बाजार पाहिलं नाही, पिपलांतरी पाहिलं नाही, निलिमाचं काम जवळून पाहिलं नाही, तर आता सोशल मीडियावर पण खूप लोक उपलब्ध आहेत. फेसबुक लाईव्ह चाललेलं आहे. सर्वांना विनंती आहे की आपण कामं पहा, कारण कामं जर तुम्ही पाहिली तरच तुम्हाला ही माणसं काय आहेत ते कळणार आहे. नुसतं त्यांच्या संवादातून कदाचित तो उलगडा आपल्याला होणार नाही. आणि म्हणून या कार्यक्रमाचा, या 3 पद्मश्रींच्या संवादाचा समारोप करताना मला एकच विनंती करायची आहे की तुम्ही जाऊन पहा आणि बदल कसा झालेला आहे, कसा घडलेला आहे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्या.